एक रात अचानक अंधेरे में एक विशाल टावर सामने आया। उसके साथ ही एक अजीब सी रहस्यमय आवाज हवा में गूंज रही थी। अंदर एक शख्स दर्द से करा रहा था, जबकि एक दूसरी आवाज उसे बेहोश न होने की धमकी दे रही थी। उसे एक पावरफुल स्टिमुलेंट दिया गया, जिससे वो जोर से चिल्ला उठा। कोई इस एक्सपेरिमेंट को ऑब्जर्व कर रहा था और कमेंट कर रहा था कि इस बार स्टिमुलेंट 461 सेकंड्स तक चला, जो पहले से ज्यादा था। ऑब्जर्वर के हिसाब से वो बंधा हुआ शख्स एक्सपेरिमेंट्स के लिए एक एक्सेप्शनल टैलेंट था। मेजेस आपस में रिजल्ट्स डिस्कस कर रहे थे और उन्होंने एक नया स्टिमुलेंट ट्राई करने का डिसाइड किया, ताकि उस शख्स की एबिलिटीज को एनहांस किया जा सके, क्योंकि वो अपने मोनो सर्किट के रिस्पॉन्स को सप्रेस करने में कामयाब रहा था। दूसरे इंजेक्शन के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट आदमी एम्पायर के सबसे स्ट्रॉन्ग टावर मैजिक टावर में एंटर किया। उधर बंधा हुआ यंग मैन धीरे धीरे मरता हुआ महसूस कर रहा था। उसके शरीर से खून बह रहा था। वो कड़वाहट से सोच रहा था कि वो इस मिजरेबल स्टेट में क्यों आ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी टैलेंट और इंटेलिजेंस के बावजूद वो इस हाल में क्यों था। उसी पल एक छोटा सा इंसेक्ट दीवार पर रेंगता हुआ दिखा। अचानक यंग मैन को फिर से पावर इंजेक्ट की गई, जिससे उसे बहुत ज्यादा सफरिंग हुई। उसने दर्द रोकने की डेस्परेटली प्ली की, लेकिन उसकी क्राइज को इग्नोर कर दिया गया। टावर का मास्टर मेज उसके स्क्रीमिंग से इरिटेट हो गया और एक्सपेरिमेंट खत्म होने पर उसे इन्फॉर्म करने का ऑर्डर देकर चला गया। यंग मैन डिस्पेयर में सोचता रहा कि वो उसी जगह क्यों मर रहा था जिसका उसने कभी ड्रीम देखा था। उसे बहुत हार्ट ब्रेक हुआ जब उसने अपने चारों ओर टावर में फैली मैजिक को देखा। उसे किसी ने इंसल्ट और मॉक करते हुए वायलेंस और बीटिंग्स दी। इस शख्स ने बंधे हुए वरदान का मजाक उड़ाया, उसे टैलेंटलेस कहा और दावा किया कि उसके पास बिल्कुल मैजिक नहीं है, जबकि हर कोई उसकी इंटेलिजेंस की प्रेज करता था। उसने सार्कास्टिक तरीके से कहा कि उसकी लाइफ और नॉलेज एक सीक्रेट लैबोरेटरी में ड्रेन हो रही थी। वो वरदान को प्रोवोक करता रहा, डिमांडिंग कि वो उसी एरोगेंस से बात करे जैसे वो पहले करता था। छोटा इंसेक्ट इस पेनफुल सीन को ऑब्जर्व करता रहा, जबकि मेज वरदान का मजाक उड़ाता रहा, कह रहा था कि वो अपनी करंट कंडीशन की वजह से बेहोश भी नहीं हो सकता। मेज ने नोटिस किया कि यंग वरदान उसे बिल्कुल नहीं सुन रहा था। वो वरदान के डिस्ट्रैक्शन से बहुत अनॉयड हो गया और गुस्से से पूछा कि वो कहाँ देख रहा था। उसे अचानक पता चला कि एक्सपेरिमेंटल इंसेक्ट्स भाग गए थे और पूरे जगह फैल गए थे। मेज अपने असिस्टेंट्स पर फ्यूरियस हो गया, उन्हें उनकी फेलियर के लिए हार्शली स्कोल्ड किया और अंत को अपने पैर के नीचे कुचल दिया। एक मेज ने वरदान का मजाक उड़ाया, उसे एक यूजफुल इंसेक्ट बताया, क्योंकि उसमें कोई मैजिकल रिएक्शन नहीं था और वो अपनी रिस्ट्रेंट्स तोड़ने के लिए भी मैजिक यूज नहीं कर सकता था। दूसरे ने रिप्लाई किया कि उसकी वजह से वे एक एस क्लास एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर पाए थे और उसके एलिमेंट्स एक्सट्रैक्ट कर पाए थे। वरदान ने एक बार फिर सौरों में पूछा ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि वे उसके दोस्त रफलिन का मजाक उड़ा रहे थे। क्रूअल मॉकरी जारी रही, क्योंकि उन्होंने रफलिन के प्रति पिटी एक्सप्रेस की ऐसे शख्स का दोस्त होने के लिए। इंसेक्ट जमीन पर मरता हुआ पड़ा था, जबकि वरदान फिर से पूछ रहा था कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा था। उसने हार्श मोमेंट में कुछ रियलाइज करते हुए कड़वाहट और दर्द से स्माइल किया। वरदान ने धीमी एंग्री आवाज में बात करना शुरू किया, जबकि मेज ने उसका मजाक उड़ाया, पूछा कि वो क्या बड़बड़ा रहा था। वरदान अचानक जोर से चिल्लाया और गुस्से से उन्हें चुप रहने के लिए कहा। उसने गहराई से रियलाइज किया कि उसके साथ जो कुछ भी हो रहा था वो उसकी अपनी वीकनेस की वजह से था। उसने रिकॉल करना शुरू किया कि उसकी सफरिंग 15 साल पहले कैसे शुरू हुई थी, जब उसे एक ऑर्फनेज में पाला गया था क्योंकि उसके कोई पेरेंट्स नहीं थे, और आखिर में वो मैजिक टावर में एक ऑर्डिनरी वर्कर के रूप में काम करने लगा। उसने एक्सप्लेन किया कि चाहे वो कितनी भी एफर्ट करे, वो अपनी लिमिटेड ग्रोथ की वजह से मेज नहीं बन सकता था। ये एक सेंटेंस था जो उस पर 7 साल की उम्र में पास किया गया था, जब उसने मेज असेसमेंट टेस्ट दिया था और उसे टैलेंटलेस माना गया था। ये एक डेवास्टेटिंग ब्लो था उस शख्स के लिए जिसका एक ही गोल था मेज बनना। सब कुछ के बावजूद उसने अपने ड्रीम को कभी नहीं छोड़ा और सीक्रेट तरीके से टावर में काम करता रहा, स्पेल बुक से सीखने की कोशिश करता रहा। टावर की लाइब्रेरी में उसने खूब पढ़ा और सीखा, अपनी इंटेलिजेंस में कॉन्फिडेंट था, भले ही उसकी मैजिक वीक थी। साल बीतते गए और उसे आखिर में जीनियस के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया और फाइनली उसने टावर में रिसर्चर की पोजीशन हासिल की। हर किसी ने उसकी इंटेलिजेंस की अमेजमेंट में प्रेज की और उसने खुद अपनी इंटेलेक्चुअल सुपीरियोरिटी की ट्रूथ डिस्कवर की। उसे खुशी हुई जब रिसर्चर लॉकर्ट ने उसे प्रेज किया, जब वर्डॉन ने पहली बार अपनी रिसर्च उसे प्रेजेंट की। वर्डॉन ने लॉकर्ट को एश्योर किया कि उसने रिसर्च किसी और को नहीं दिखाई थी। यंग मैन खुश था क्योंकि लॉकर्ट ने उसकी एबिलिटीज को एक्नॉलेज किया था और उसे एक ऑफिशियल रिसर्चर बनने की होप थी। वो शॉक्ड रह गया जब उसने रियलाइज किया कि लॉकर्ट ने उसकी रिसर्च चोरी कर ली थी और उसे अपना बताया था। वर्डॉन ने टावर के हेड को कन्विंस करने की डेस्परेटली कोशिश की कि चोरी की हुई रिसर्च उसकी थी। उसने एक्सप्लेन किया कि उसकी रिसर्च सबमिशन से एक दिन पहले कैसे डिसअपीयर हो गई थी और कैसे लॉकर्ट ने उसे क्लेम किया था। टावर हेड ने अपनी सरप्राइज एक्सप्रेस की, पूछा कि क्या वर्डॉन ही मल्टी डिमेंशनल कम्युनिकेशन की थ्योरी के पीछे था। यंग मैन ने टावर मास्टर से बेग्ड किया कि उसे सब कुछ शुरू से एक्सप्लेन करने दे। टावर हेड सरप्राइज था कि रेगुलर रिसर्चर्स के बीच ऐसा टैलेंट मौजूद था। वर्डॉन को बाद में उस दिन टावर हेड के पास जाने का रिग्रेट हुआ, खासकर तब जब टावर मास्टर ने एक फ्राइटनिंग टोन में उसे 2 दिन बाद अपनी लैब में आने को कहा, जब मून ऑब्सक्योर्ड होगा। वर्डॉन ने सोचा कि अगर वो उस समय टावर से भाग जाता तो क्या वो एक नॉर्मल लाइफ जी पाता, क्योंकि तभी उसकी डिफिकल्ट लाइफ शुरू हुई थी।
दिन में वर्कर और रात में एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट। उसे मैजिक सर्कल बनाने और अपनी थ्योरी टेस्ट करने के लिए मजबूर किया गया, इस प्रोसेस में अपनी जान जोखिम में डालकर। जब उसने ट्रूथ रिवील करने की कोशिश की तो उसे थ्रेट मिली कि टावर उन लोगों को मार देगा जिनकी वो केयर करता था। तभी वर्डॉन ने होपलेसली रियलाइज किया कि सब कुछ खत्म हो गया था। वो एक डार्क सेल में लेटा हुआ था, सोच रहा था कि उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, और फिर उसके दिमाग में मेमोरीज रिप्ले होने लगी क्योंकि उसे दूर से आवाजें सुनाई दे रही थीं। अतीत की एक मेमोरी सामने आई। वो अपने दोस्त राफलिन के साथ खुशी खुशी भाग रहा था। उसने कंफ्यूजन में सोचा कि क्या ये मेमोरीज सचमुच उसके बचपन के फ्रैगमेंट्स थे जो अब उसके पास लौट रहे थे। वर्डॉन ने अतीत की मेमोरीज रिकॉल की जब उसने और उसके दोस्त राफलिन ने एक दूसरे से ग्रेट मेजेस बनने का प्रॉमिस किया था। वर्डॉन ने वार्मली उस प्रॉमिस से एग्री किया था क्योंकि उन्होंने अपनी पिंकी फिंगर्स से उसे सील किया था। उसने रिग्रेट के साथ सोचा कि अगर उसकी ग्रोथ पोटेंशियल थोड़ी और बेहतर होती तो चीजें शायद डिफरेंटली होती। वर्डॉन ने अपनी मेमोरीज में स्माइल किया, सोचा कि क्या वो सर्कमस्टांसेस अलग होती तो कुछ बदल पाता, लेकिन उसकी स्माइल जल्दी फेडेड हो गई क्योंकि वो रियलिटी में लौट आया। क्वाइटली खुद से एडमिट किया कि अब सब कुछ खत्म हो गया था। उसने डिस्पेयर के साथ खुद में कंफर्म किया कि ये सचमुच खत्म हो गया था। उसके डार्क सेल में डिस्टर्बिंग साउंड एक बार फिर वर्डॉन के चारों ओर गूंज उठी। वही साउंड जो उसे एक्सपेरिमेंट्स के दौरान हमेशा सुनाई देती थी, उसे ऐसा महसूस कराती थी जैसे उसमें अब रेजिस्टेंस की स्ट्रेंथ नहीं बची थी। फिर उसे एक स्ट्रेंज वॉइस सुनाई दी जो उसे बता रही थी कि चीजें अभी खत्म नहीं हुई थी। अपनी मरने की डिजायर के बावजूद वर्डॉन ने रियलाइज किया कि आवाज सही थी, चीजें अभी खत्म नहीं हुई थी। एक डार्क एंटिटी उसके सामने आया और उसे बताया कि उसे वेंजेंस और सर्वाइवल के लिए सर्वाइव करना होगा। एंटिटी ने उससे कहा कि दर्द कितना भी इंटेंस क्यों न हो, उसे एंड्योर करना होगा। उसने उससे प्रॉमिस किया कि वो रिबॉर्न होगा ऐसी पावर के साथ जो उसे फिर कभी ह्यूमिलिएटेड नहीं होने देगी। डार्क वॉइस ने उसे बताया कि वो अपनी करंट लिमिट्स को सरपास करेगा। वर्डॉन ने अपना रिजॉल्व रीगेन किया और हार न मानने का डिसाइड किया। उसने चमकते मून की ओर देखा और खुद से रिपीट किया कि यह अभी खत्म नहीं हुआ था। वो रिवेंज के लिए 7 साल से प्रिपेयर कर रहे प्लान को कंप्लीट करने के लिए डिटरमिन्ड था। बस एक फाइनल प्रॉब्लम बची थी जिसे उसे सॉल्व करना था। वर्डॉन ने रियलाइज किया कि ओवरवेलमिंग पावर का सामना करने के लिए सिर्फ इंटेलिजेंस ही काफी नहीं थी, और इसलिए उसने अपनी फेट को चैलेंज करने और अपनी थ्योरी को रीबिल्ड करने का डिसाइड किया, अपने बॉडी को नया बनाने के लिए। उसने इसे स्काई चैलेंजिंग थ्योरी नाम दिया और ऑफिशियली इसकी बिगिनिंग डिक्लेयर की। उसने इस पर सब कुछ दांव पर लगा दिया, अफर्म किया कि कल तक वो अपनी लिमिट्स को सरपास कर देगा। वो अपनी लिमिट्स को कंप्लीटली ब्रेक थ्रू करने के लिए डिटरमिन्ड था, चाहे आउटकम कुछ भी हो। उसने डेथ एक्सेप्ट करने का डिसाइड किया, अगर यही उसकी थ्योरी कंप्लीट करने और अपने बॉडी को रिकंस्ट्रक्ट करने की प्राइस थी। उसने रियलाइज किया कि अब बस अपनी थ्योरी की सक्सेस को प्रैक्टिस के थ्रू प्रूव करना बाकी था। उसने एक एंशिएंट आर्टिफैक्ट यूज करने का डिसाइड किया जो उसे सिर्फ एक बार मैजिक यूज करने देगा, भले ही इसका मतलब उसका बॉडी शैटर हो जाए। एक्सपेरिमेंट के दौरान वो अपनी फ्रीडम वापस पाने के लिए रेजोल्यूट था, चाहे कुछ भी कॉस्ट हो। अगले दिन की शाम, लंबी रात बीत गई और उसके प्लान को एग्जीक्यूट करने का दिन आखिरकार शुरू हो गया। सेल का दूर एक ह्यूमिलिएटिंग वॉइस के साथ खुला, उसे अल्केमी लैब साफ करने का ऑर्डर देते हुए। वर्डन एक दूसरे मेज के सामने खड़ा था जिसने उसका मजाक उड़ाया और उसे स्लैक ऑफ न करने को कहा, खासकर फेस्टिवल नजदीक आने पर। उसने गुस्से से उसके चेहरे पर चिल्लाया, एक आंसर मांगते हुए। वर्दान ने कामली और धीमी आवाज में रिप्लाई किया, फिर चुपचाप चला गया। वो अकेले लैब साफ करने गया। वर्दान ने सरप्राइज में मुड़कर देखा जब उसने एक आवाज सुनी जिसने पूछा कि क्या वो अकेले साफ कर रहा था। राफलिन अचानक उसके सामने मुस्कुराते हुए दिखाई दी। वर्दान ने उससे पूछा कि वो क्यों आई थी और उसने रिप्लाई किया कि वो अपनी डिपार्चर से पहले गुड बाय कहने आई थी। वर्दान को याद आया कि राफलिन मैजिकल सिटी ऑफ वेंटी में स्टडी करने जा रही थी। ये एक प्रिविलेज था जो केवल एक्सेप्शनल टैलेंट्स को मिलता था। उसने कामली उसे कंग्रेचुलेट किया और उसे लक विश की, हालांकि वो हेजिटेंट लग रही थी। राफलिन ने अपना हाथ बढ़ाया और उसे बताया कि उसका ऑफर अभी भी था, वो उसके साथ वेंटी आ सकता था। उसने उसे कन्विंस करने की कोशिश की कि नई जगह उसके लिए ग्रेटर अपॉर्चुनिटीज खोलेगी, लेकिन वो साइलेंट और हेजिटेंट रहा। राफलिन एम्बैरेस्ड और टेंस महसूस कर रही थी। अपनी रिक्वेस्ट को जस्टिफाई करते हुए कहा कि वो बस किसी से बात करना चाहती थी, लेकिन वर्दान ने जेंटली अपोलोजाइज किया और उसे बताया कि वो वहीं रहेगा जहां वो था। राफलिन उसके डिसीजन से सैड और डिसअपॉइंटेड दिखी। जाने से पहले उसने उसे बताया कि वो उसे लेटर्स भेजेगी। वर्डॉन को उसे जाते हुए देखकर सौरो महसूस हुआ। खुद से सोचा कि उसे नहीं पता था कि वो किससे गुजर रहा था। उसने कड़वाहट से सोचा कि उसे उसकी सफरिंग के बारे में कुछ नहीं पता था। इन सब के बावजूद उसे रिलीव महसूस हुआ कि वो उसके प्लान में इन्वॉल्व नहीं होगी। वो कम से कम इसके लिए ग्रेटफुल था। मैजिकल फेस्टिवल टावर में शुरू हो गया, जिसके दौरान हाई रैंकिंग मेजेस चले गए और केवल लोअर रैंकिंग वाले बचे रहे। वर्डॉन चुपचाप टावर से गुजरा, फेस्टिवल में हर किसी के डिस्ट्रैक्ट होने का फायदा उठाते हुए। उसने ट्रेजर रूम के दूर पर नॉक किया, खुद को आइडेंटिफाई करते हुए। गार्ड ने पूछा कि वो इतनी देर से क्यों आया था और वर्दान ने उसे बताया कि टावर मास्टर ने उसे ट्रेजर स्टोरेज साफ करने का ऑर्डर दिया था। गार्ड ने उसे देर से आने और प्रायर परमिशन न लेने के लिए स्कोल्ड किया। उसने उसे अंदर जाने दिया, लेकिन स्टर्नली वार्न किया कि कोई ट्रबल न करे। वर्डन चुपचाप रूम में एंटर किया।
उसने एक मैजिकल आर्टिफैक्ट पर अपना हाथ रखा उसे एक्टिवेट करने के लिए। वरदान ने खुद से कंफर्म किया कि उसने साउंड ब्लॉकिंग डिवाइस सक्सेसफुली एक्टिवेट कर दिया था। उसने पूरी सीक्रेसी में अपना प्लान एग्जीक्यूट करना शुरू किया। वो अपने गोल की ओर स्टेडली चला। पावरफुल मैजिक उसके सामने दिखाई दी क्योंकि वो अपने प्लान के क्रिटिकल फेज के लिए प्रिपेयर कर रहा था। वर्डॉन ने अपना प्लान मैजिकल आर्टिफैक्ट पर फोकस करके शुरू किया, जिसे सेकंड सर्कल के नाम से जाना जाता था, एक स्पेशल स्टाफ जो एक मेज को एक साथ 3 स्पेल्स कास्ट करने और विल्डर के लेटेंट टैलेंट्स को टेम्पररी एक्टिवेट करने की अनुमति देता था। इसकी कॉस्ट बहुत हाई थी। वर्डॉन ने रियलाइज किया कि अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए इस स्टाफ को प्राप्त करना जरूरी था और ऐसा करने के लिए उसे गार्ड करने वाले प्रोटेक्टिव मैजिक सर्कल को डिसेबल करना होगा। वो प्रोटेक्टिव सर्कल 7th लेवल का था जिसे टावर मास्टर ने खुद डिजाइन किया था, जिससे चीजें और भी कॉम्प्लिकेटेड हो गईं। वर्डॉन को याद आया कि उसने पिछले 7 सालों में उस मैजिक सर्कल को डिस्ट्रॉय करने का स्टडी किया था जिस पर टावर मास्टर को इतना प्राउड था। अपनी पूरी स्ट्रेंथ और डिटर्मिनेशन के साथ उसने मैजिक सर्कल को खुद सक्सेसफुली डिस्ट्रॉय कर दिया। इस बीच टावर के पावर सोर्स की गार्डिंग के इंचार्ज कुछ मेजेस अपनी बैड लक पर लमेंट कर रहे थे कि उन्हें काम करना पड़ रहा था जबकि दूसरे फेस्टिवल एंजॉय कर रहे थे। उनमें से एक कंप्लेन कर रहा था कि अगर सिलेक्शन स्किल पर बेस्ड होता तो उसे चुना गया होता बजाय इसके कि वो वहीं स्टक रहता। अचानक वरदान एंटर किया और उन्होंने तुरंत उसे और ड्रिंक्स लाने का ऑर्डर दिया। मेजेस आपस में चैटेड कर रहे थे कि टावर मास्टर की पोजीशन पाना कितना हार्ड था और पूरे सिस्टम का मजाक उड़ाया। एक ने जोक किया कि अगर दूसरा कभी टावर मास्टर बन गया तो वो उसे फ्री में ड्रिंक सर्व करेगा। दूसरे ने इसे सीरियसली लिया और प्रॉमिस किया कि वो उसे इस प्रॉमिस की याद दिलाएगा जब वो टावर मास्टर बन जाएगा। अचानक सेकंड सर्कल स्टाफ वरदान के हाथ में उनके सामने दिखाई दी, जिससे वे बहुत शॉक्ड हो गए और उसने उनमें से एक का थ्रोट स्लैश कर दिया। दूसरे मेज ने अटर डिसबिलीफ में पूछा कि वरदान क्या कर रहा था। वरदान इंटेंस डिटर्मिनेशन के साथ उसकी ओर बढ़ा। स्टाफ पकड़े हुए था जिसने मेज को टेरिफाइड और कंफ्यूज्ड कर दिया। मेज ने शॉक में चिल्लाया, पूछा कि क्या वरदान पागल हो गया था, लेकिन वरदान ने एडमिट किया कि ये रिएक्शंस एक्सपेक्टेड थे। मेज गुस्से से लैश आउट किया। वरदान पर रियल मेज पर अटैक करने की डेयरिंग करने वाला वीकलिंग होने का आरोप लगाया। उसने वरदान पर एक पावरफुल थर्डल स्पेल कॉल्ड टाइडल वेव कास्ट किया, उसे सर्वाइव करने के लिए चैलेंज किया। स्पेल की पावर के बावजूद वरदान काम रहा, खुद से रिपीट किया अ थर्डल स्पेल। वरदान ने स्विफ्टली अर्थ स्पेयर नामक काउंटर स्पेल से रिस्पॉन्ड किया। मेज के अटैक को एफर्टलेसली ब्रेक करते हुए मेज शॉक और डिसबिलीफ में रह गया। उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वरदान सचमुच मैजिक यूज करेगा। वो इंटेंस पेन में चिल्लाते हुए जमीन पर गिर गया। इंजर्ड मेज ने एस्टोनिशमेंट में पूछा कि वरदान, जिसे हमेशा लेवल 1 रैंक किया गया था, इतनी पावरफुल मैजिक कैसे यूज कर सकता था। वरदान ने सार्केस्टिकली रिप्लाई किया, उसके शॉक पर सरप्राइज था, जैसे कि उसके जैसा कोई कभी मैजिक यूज नहीं कर सकता था। फिर एक चिलिंग कामनेस के साथ वरदान ने कहा कि ऐसा तब होता है जब लोगों को बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट किया जाता है, मेज और पूरे टावर दोनों को रेफर करते हुए। उसके बाद वरदान ने पहली बार टावर के मैजिकल पावर सोर्स को करीब से देखने के लिए आगे बढ़ा। वो पावर सोर्स के सामने रुका जो एक मैसिव मैजिकल हार्ट के रूप में दिखाई दिया, एक पावरफुल और कॉम्प्लेक्स मैजिक सर्कल से कनेक्टेड था। वरदान मैजिकल पावर सोर्स के सामने खड़ा था, उस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए तैयार था जिसे उसने 7 साल से प्रिपेयर किया था। उसने खुद से कहा कि अगर वो इस एनर्जी को यूज करने में फेल हो गया तो उसे नहीं पता था कि उसके साथ क्या होगा। मिस्टीरियस ग्लोइंग मैजिकल सर्कल्स उसकी पीठ पर दिखाई दिए, स्काई के लॉज को डिफाई करने वाले स्पेल को अनलीश करने के लिए तैयार। वर्डॉन ने डिसाइड किया कि अगर उसने अभी ट्राई नहीं किया तो उसे कभी अपने एफर्ट्स का आउटकम नहीं पता चलेगा। उसने मैजिकल स्टाफ को जमीन में गाड़ दिया, इमेंस पावर अनलीश करते हुए। एक जाइंट मैजिकल सर्कल एनर्जी से चमकता हुआ उसके चारों ओर फैल गया, जबकि वो दृढ़ता से उसके सेंटर में खड़ा था। उसने अपने स्पेल बॉडी रिकंस्ट्रक्शन को ट्रेमेंडस फोर्स के साथ कास्ट किया। वर्डॉन ने अपनी पूरी ताकत से चिल्लाया, स्काई चैलेंज, क्योंकि एनर्जी उसके चारों ओर वायलेंटली सर्ज हुई। एनर्जी एक्सप्लोजन से एक ब्राइट इंटेंस लाइट दिखाई दी जो मैजिक टावर के टॉप से साफ दिखाई दे रही थी। एक्सप्लोजन की फोर्स स्काई की ओर पहुंची, दूर से विजिबल लाइट की एक मैसिव बीम भेजते हुए। पास की कैरेज में कुछ ट्रैवलर्स ने ह्यूज एक्सप्लोजन को नोटिस किया जिसने स्काई को रोशन कर दिया, और टावर मास्टर ने साफ रियलाइज किया कि ये इमेंस एनर्जी उनके अपने पावर सोर्स से आ रही थी। टावर मास्टर फ्यूरी में इरप्टेड हो गया, डिक्लेयर किया कि किसी ने उसके मैजिकल टावर में ब्रेक इन किया था। एक्सप्लोजन साइट पर बिल्डिंग्स कोलैप्स होने लगी और डिस्ट्रक्शन वाइड स्प्रेड था। वर्डॉन दर्द से खांसते हुए रबल के नीचे से मुश्किल से निकला। अपनी इंजरीज और क्लियर वीकनेस के बावजूद वर्डॉन ने मैजिकल स्टाफ को कसकर पकड़ा और अपने हाथ को देखा। उसने नोटिस किया कि स्टाफ गायब हो गया था और उसकी पावर शैटर्ड हो गई थी, लेकिन उसने रियलाइज किया कि वो अभी भी अलाइव था, जिसका मतलब था कि उसका एक्सपेरिमेंट सक्सीड हो गया था। वर्डॉन ने ट्रेम्बलिंग वॉइस में कंफर्म किया कि उसका एक्सपेरिमेंट सचमुच सक्सीड हो गया था। अचानक उसे कुछ स्ट्रेंज महसूस हुआ और उसने नोटिस किया कि एक पावरफुल एनर्जी उसकी ओर रशिंग कर रही थी। मैजिकल सर्कल्स तेजी से उसकी ओर बढ़ रहे थे, इंडिकेटिंग कि कोई अटैक लॉन्च कर रहा था। टावर मास्टर खुद उसके सामने आया, फ्यूरियस और मैजिकल पावर से भरा हुआ था। वर्डॉन ने सोचा कि क्या टावर मास्टर ने उसके मैन के साथ क्या हुआ था वो सेंस कर लिया था।
टावर मास्टर ने अपना हाथ बढ़ाया और वर्डॉन पर एक डेवास्टेटिंग मैजिकल अटैक अनलीश किया। मैजिकल अटैक ने एक मैसिव एक्सप्लोजन कॉज किया जिससे वाइडस्प्रेड डिस्ट्रक्शन हुआ। जब डस्ट सेटल हुई तो टावर मास्टर ने सरप्राइज में सीन को देखा। उसने एक मैजिकल टेलीपोर्टेशन सर्कल डिस्कवर किया और रियलाइज किया कि वर्डॉन ने उसका यूज करके एस्केप किया था। टावर मास्टर का फ्यूरी पहले से कहीं ज्यादा तेज जल रहा था। उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कोई उसके टावर से टैंपर करने की डेयरिंग करेगा। उसने वाव किया कि वो इस अटैक के लिए रिस्पॉन्सिबल शख्स को ढूंढेगा और उसे मार देगा, चाहे वो कोई भी हो, एम्परर खुद हो या सिर्फ एक चाइल्ड। टावर मास्टर ने प्योर रेज में चिल्लाया, वेंजेंस का प्रॉमिस किया कि वो उस शख्स को ढूंढेगा और उसे मार देगा। टावर मास्टर ने हवा में एक थ्रेटनिंग स्क्रीम छोड़ा, वाव किया कि कल्प्रिट पनिशमेंट से नहीं बच पाएगा। कहीं और एटमॉस्फेयर काम था और स्काई क्लियर था, एक पूरी तरह से अलग जगह को इंडिकेट करते हुए। वर्डॉन को बहुत ड्राउजीनेस महसूस हुई और वो मूव नहीं कर पा रहा था, बस जैसा था वैसा ही रहना चाहता था। अचानक वरदान ने पास में पानी बहने की साउंड सुनी। वो अलार्म में तेजी से उछल पड़ा क्योंकि पानी उसकी ओर रशिंग कर रहा था। वरदान ने कंफ्यूजन में सोचा कि वो कहाँ था, रियलाइज किया कि उसे भागना चाहिए था। जब वर्डॉन ने पानी में देखा तो वो शॉक्ड रह गया, ये डिस्कवर करके कि उसका अपीयरेंस पूरी तरह से बदल गया था। वो पजल था, सोच रहा था कि वो अचानक ऐसे क्यों ट्रांसफॉर्म हो गया था। उसने नोटिस किया कि उसके ब्राउन हेयर लाइट ग्रे हो गए थे और उसकी ब्लैक आईज क्लियर ब्लू हो गई थी। वरदान ने फेयरफुली क्वेश्चन किया कि क्या वो एक पूरी तरह से डिफरेंट पर्सन बन गया था। हालांकि उसे विश्वास था कि एक्सपेरिमेंट सक्सीड हो गया था। उसने अपनी मेमोरीज रिकॉल करना शुरू किया। उसके एक्सपेरिमेंट की सक्सेस, स्काई के लॉज को उसके डिफायंस और टेलीपोर्टेशन सर्कल का यूज करके टावर मास्टर से उसकी स्विफ्ट एस्केप। वरदान ने खुद को रियश्योर किया कि उसने टावर मास्टर से भागने के लिए मैजिक का यूज किया था और स्ट्रेंज प्लेस पर आ गया था। उसने चारों ओर देखा और रियलाइज किया कि वो कहीं ऐसी जगह आ गया था जहां उसने पहले कभी नहीं देखा था। वरदान ने नोटिस किया कि यहाँ के ट्रीज बोइंग के मैजिकल टावर रीजन के किसी भी ट्री से अलग थे, जिसका मतलब था कि उसने खुद को बहुत दूर ट्रांसपोर्ट कर लिया था। वो खुशी से स्माइल किया, ये रियलाइज करके कि उसने लगभग हाफ अक्रॉस द कॉन्टिनेंट टेलीपोर्ट कर लिया था। वरदान को इमेंस हैप्पीनेस महसूस हुई और वो फ्रीडम में चिल्लाया, ये जानते हुए कि वो प्री प्रिपेयर्ड मैजिक सर्कल का यूज करके टावर से एस्केप हो गया था। उसने सार्कास्टिकली सोचा कि टावर मास्टर अब कैसा महसूस कर रहा होगा और खुद को एश्योर किया कि मास्टर फ्यूरियस होगा, खासकर इसलिए क्योंकि वो डिस्ट्रक्शन की वजह से उसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। वर्डॉन ने रियलाइज किया कि टावर को डिस्ट्रॉय करना उसके मास्टर के इन्फ्लुएंस को खत्म करने के लिए काफी नहीं होगा, क्योंकि मास्टर को किसी भी चीज में केपेबल माना जाता था। लेकिन उसने डिसाइड किया कि अभी के लिए ये काफी था और फर्म किया कि वो इस समय का यूज स्ट्रॉन्गर बनने के लिए करेगा, जबकि टावर उसके रिवेंज के लिए रिबिल्ड हो रहा था। वर्डॉन ने टावर मास्टर द्वारा बनाए गए हर चीज को डिस्ट्रॉय करने का रिजॉल्व किया ताकि उसका नाम एक ट्रू मेज के रूप में इमॉर्टलाइज्ड हो सके और उसका वेंजेंस पूरा हो सके। उसने खुद से कंफर्म किया कि यही उसका एकमात्र गोल था, रिवेंज और खुद को एक मेज के रूप में प्रूव करना। एक कॉन्फिडेंस स्माइल के साथ वर्डॉन ने रियलाइज किया कि वो लंबे समय के लिए मैजिक टावर को गुड बाय कह रहा होगा। पास के फॉरेस्ट में एक गॉब्लिन क्रीचर एक्स से लकड़ी काट रहा था। वर्डॉन ने गॉब्लिन को क्विकली स्ट्राइक करने के लिए स्पेल विंड कटर का यूज किया। गॉब्लिन वर्दान के स्पेल से हिट होने के बाद जमीन पर गिर गया। वर्दान को महसूस हुआ कि मैजिक यूज करना पहले से बहुत डिफरेंट नहीं लगता था। उसने फिर से सोचा कि क्या उसकी एकमात्र इश्यू उसका अपीयरेंस था और नोटिस किया कि उसके करंट अपीयरेंस ने उसकी मैजिकल एबिलिटी को चेंज नहीं किया था। उसे अपनी करंट सिचुएशन की डिफिकल्टी समझ में आई। गॉब्लिन्स की प्रेजेंस का मतलब था कि वो नियरेस्ट विलेज से बहुत दूर था। वर्दान ने रोड पर व्हील ट्रैक्स नोटिस किए और सोचने लगा कि यहाँ क्या हुआ था। उसने रोड पर एक बॉक्स पड़ा देखा और अज्यूम किया कि उसके ओनर्स ने उसे जल्दी में अबैंडन कर दिया था। वर्दान ने बॉक्स के ओनर को लोकेट करने की कोशिश करने के लिए स्पेल मैना डिटेक्शन का यूज किया। उसने बॉक्स से माना के ट्रेल को फॉलो किया, दूर से आ रही एक लाउड नॉइज के सोर्स की ओर बढ़ते हुए। एक आदमी दिखाई दिया, कैरेज को हाई स्पीड से चलाते हुए, अपने घोड़ों को और तेज दौड़ने के लिए चिल्लाते हुए। आदमी अपनी सिचुएशन से बहुत एंग्री और फ्रस्ट्रेटेड था, डरते हुए सोच रहा था कि उसके लिए चीजें ऐसे कैसे खत्म हो गईं। उसे याद आया कि फॉरेस्ट से गुजरते हुए उसे बैंडिट्स के एक ग्रुप के रिमेन्स मिले थे जो हाल ही में सपोजिडली वाइप्ड आउट हो गए थे। आदमी ने बैंडिट से निगोशिएट करने की कोशिश की, दावा किया कि उसके बैरन बैट के साथ कनेक्शंस थे, लेकिन ये काम नहीं आया। उसके सारे मर्सिनरीज डेथ के डर से भाग गए। रियल प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब अचानक एक टेरिफाइंग ऑर्क एक स्ट्रेंज स्माइल के साथ उसके सामने आया। आदमी को रिलीफ महसूस हुआ जब ऑर्क ने बैंडिट्स पर अटैक करना शुरू किया बजाय उस पर, जिससे उसे एस्केप करने का मौका मिला। फिर भी वो एंग्शियस रहा कि ऑर्क उसका पीछा कर रहा होगा, तो उसने कैरेज को और भी तेजी से चलाया। वो घोड़ों को और तेज जाने के लिए चिल्लाने लगा, पीछा किए जाने से टेरिफाइड था। अचानक एक्सेसिव स्पीड की वजह से कैरेज ओवरटर्न हो गया और आदमी जमीन पर वायलेंटली गिर गया। वो दर्द से कराहा उठा, कैरेज से गिरने के बाद अपनी पीठ पकड़े हुए। जैसे ही उसने खड़े होने की कोशिश की, उसे अचानक अपने चारों ओर कुछ स्ट्रेंज महसूस हुआ। जब उसने कंसर्न में चारों ओर देखा तो उसे कई गॉब्लिन्स और ऑर्क्स ने घेर लिया था। आदमी ने डिस्पेयर में रियलाइज किया कि वो अप्रोचिंग मॉन्स्टर्स की वजह से मरने वाला था। क्रीचर्स ने उस पर अटैक करने के लिए ग्रेट स्पीड से चार्ज किया।
आदमी ने शेयर फेयर में सोचा कि अब सब कुछ खत्म हो गया था, लेकिन अचानक आदमी के चारों ओर हाई अर्न वॉल्स उठ गईं, उसे मॉन्स्टर से शील्ड करते हुए। वर्डॉन दीवार के टॉप पर खड़ा दिखाई दिया, एडमिट किया कि वो हवा के लिए एक ओपनिंग छोड़ना भूल गया था। मॉन्स्टर्स वर्डॉन की ओर मुड़े, गुस्से में अटैक करने के लिए प्रिपेयर करते हुए। वर्डॉन ने मॉन्स्टर्स का सामना करने और मैन के सफोकेटिंग होने से पहले एरिया को साफ करने का डिसाइड किया। उसने अपने ट्रांसफॉर्मेशन के बाद अपनी पहली रियल बैटल के लिए खुद को प्रिपेयर किया। गॉब्लिन के साथ अपनी पिछली फाइट के अलावा सबसे बड़े ऑर्क ने वर्डॉन की ओर चार्ज किया, एक टेरिफाइंग रोर छोड़ते हुए। वर्डॉन ने एक्साइटमेंट के साथ कॉन्फ्रंटेशन शुरू किया, इसे अपनी नई एबिलिटीज को टेस्ट करने का एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी मानते हुए। वर्डॉन द्वारा अनलीश की गई मैजिक की वजह से फ्लेम्स पेड़ों में फैल गईं। वर्डॉन ने सराउंडिंग मॉन्स्टर्स पर स्ट्राइक करने के लिए स्पेल मल्टीपल फायर एरोज कास्ट किया। मॉन्स्टर्स दर्द से चिल्लाए और फायरी असॉल्ट के नीचे जल गए। एक बड़े बीस्ट ने रेज में वरदान पर चार्ज किया। वरदान एक हाई हिल पर कॉन्फिडेंशियली खड़ा था, फ्यूरियस क्रीचर का सामना करने के लिए तैयार। उसने स्पेल्स मल्टीपल फायर एरोज और स्ट्रॉन्ग विंड का एक साथ यूज करके एक डुअल अटैक लॉन्च किया। वर्डॉन ने अपने अटैक की पावर को बूस्ट करने के लिए डुअल कास्टिंग टेक्निक के यूज की घोषणा की। उसने ब्लेजिंग फ्लेम एरो नामक एक पावरफुल फायर बेस्ड स्ट्राइक अनलीश किया, जिसने मॉन्स्टर्स को हार्ड हिट किया। अटैक ने एक मैसिव एक्सप्लोजन कॉज किया, जिसने एरिया के अधिकांश मॉन्स्टर्स को वाइप्ड आउट कर दिया। मॉन्स्टर्स एगनी में चिल्लाए, डेवास्टेटिंग असॉल्ट के बाद जमीन पर बिखरे हुए। वर्डॉन अपनी न्यू फाउंड स्ट्रेंथ से एस्टोनिश था। उसे याद आया कि पहले वो एक सिंगल गॉब्लिन को भी डिफीट नहीं कर पाता था। उसने चारों ओर देखा और रियलाइज किया कि कोई मॉन्स्टर्स नहीं बचे थे। अचानक उसे उस आदमी की याद आई जिसे उसने अर्धन वॉल के अंदर ट्रैप किया था और उसे सफोकेशन से बचाने के लिए दौड़ा। कहीं से भी एक बचा हुआ मॉन्स्टर वर्दान की ओर पीछे से बढ़ा, उस पर अटैक करने की कोशिश करते हुए। वर्दान ने खतरे को ठीक समय पर नोटिस किया। वो शॉक्ड रह गया ये देखकर कि एक मॉन्स्टर अभी भी अलाइव था और उस पर स्ट्राइक करने की कोशिश कर रहा था। बैटल खत्म होने के बाद एक कैरेज चुपचाप सीन से दूर चला गया। अंदर एक आदमी था जिसका नाम मिस्टर कॉनरैड था, जो बेहद खुश था और वर्डान को दिल से धन्यवाद दिया। कहा कि वो इस दिन को कभी नहीं भूलेगा। मिस्टर कॉनरैड वर्डान के प्रति अपनी डीप ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करता रहा। कहा कि वो उसकी मदद के बिना सरवाइव नहीं कर पाता। वर्डान ने मिस्टर कॉनरैड से रोड पर फोकस करने को कहा ताकि कैरेज फिर से फ्लिप न हो जाए। मिस्टर कॉनरैड लगातार चैटरिंग करता रहा। पूछा कि क्या वर्डान को चोट लगी थी, लेकिन वर्डान को महसूस हुआ कि आदमी नॉन स्टॉप बात करता था। वर्डान ने बैटल के दौरान उसे फेस करने वाले खतरे को रिकॉल किया, खुद से एडमिट किया कि सिचुएशन सचमुच डेंजरस थी। उसे फिर से याद आया कि वो कितना सरप्राइज था कि एक मॉन्स्टर उसके पावरफुल अटैक के बाद सरवाइव कर गया था। जिस मोमेंट क्रीचर ने अटैक किया, वर्डान ने क्विकली स्पेल विंड कटर का यूज करके उसे फिनिश ऑफ कर दिया। खतरे के चले जाने के बाद वर्डान एक स्माइल के साथ रिलैक्स्ड हो गया और खुद से कहा कि चिंता करने की कोई बात नहीं थी। वर्डान ने मिस्टर कॉनरैड से पूछा कि क्या इस एरिया में बैंडिट अटैक्स कॉमन थे, और मिस्टर कॉनरैड ने रिप्लाई किया कि ऐसा पहली बार हुआ था। उसने एक्सप्लेन किया कि फॉरेस्ट बैरन विट्स की लैंड्स के भीतर पड़ता है और वो बचपन से बैरन के साथ गुड टर्म्स पर था। उन्होंने कई लेटर्स एक्सचेंज किए थे और बैरन ने पहले उसे एश्योर किया था कि एरिया सेफ था। बैंडिट्स के एलिमिनेट होने के बाद वर्डान कैरेज के अंदर बैठा खुद से सोच रहा था कि उसने चीप मर्सनरीज हायर किए थे, इस तरह के जिन्हें वो आमतौर पर अपनी जर्नी के दौरान हुई चीजों की वजह से अवॉइड करता था। उसे याद आया कि उसका मैजिकल टेलीपोर्टेशन सक्सीड हो गया था। भले ही उसने शुरू में सोचा था कि ये फेल हो गया था, और उसने रियलाइज किया कि उसे अपनी आइडेंटिटी हाइड करनी थी और कुछ समय के लिए बोहेमियन टावर की नजर से दूर रहना था। मिस्टर कॉनरैड ने वर्डान से पूछा कि क्या वो उसे सुन सकता था, और वर्डान ने रियलाइज किया कि उसने अभी तक उसे अपना नाम नहीं बताया था। वर्डान ने उसे अपना नाम वर्डन बताने का डिसाइड किया, लेकिन अंदर से उसने रिजॉल्व किया कि वो वर्डान नाम फिर से तभी यूज करेगा जब वो टावर मास्टर का सामना करने के लिए काफी स्ट्रांग हो जाएगा, और इसके बजाय आदमी को अपना नाम ऐशर बताया। कैरेज आखिरकार बैरन वीविट के कासल के गेट्स पर पहुंचा। बैरन विट ने अपने दोस्त कॉनरैड का वेलकम किया, कमेंट किया कि वो पिछली बार मिलने की तुलना में वर्स शेप में लग रहा था। कॉनरैड शीपिशली हंसा, कहा कि वो एक ऑर्क से भागते हुए वेट लूज कर चुका था। बैरन विट ने कंसर्न एक्सप्रेस किया कि कॉनरैड इंजर्ड हो सकता है, लेकिन उन्होंने उसे रीएश्योर किया कि वो ठीक था और कोई गलती उसकी नहीं थी। बैरन को पता चला कि ऐशर ही वो यंग मेज था जिसने कॉनरैड को बचाया था, और उसने उसे अपने कासल में थैंक्स के रूप में होस्ट करने का डिसाइड किया। बैरन विट ने अपने अटेंडेंट्स को ऐशर को कासल में इनवाइट करने का इंस्ट्रक्शन दिया। ऐशर ने बैरन विट को क्लोथ्स, फूड और रेस्ट के लिए जगह प्रदान करने के लिए धन्यवाद दिया। बैरन विट ने ऐशर का अपनी एस्टेट में एक वार्म स्माइल के साथ वेलकम किया। उसने खुद को विट हैन लॉर्ड के रूप में इंट्रोड्यूस किया, इस बैरनी का रूलर। वे खाने के लिए बैठ गए और बैरन विट ने ऐशर से पूछा कि उसे फूड कैसा लगा। ऐशर ने उसे एश्योर किया कि ये बहुत डिलिशियस था। बैरन ने उसे बताया कि उसने अपने दोस्त कॉनरैड को बचाने के लिए 1 मिलियन गोल्ड कॉइन्स का रिवॉर्ड प्रिपेयर किया था। बैरन विट ने फिर ऐशर को एक नया मिशन ऑफर किया, जेनरस कॉम्पेंसेशन का प्रॉमिस किया अगर उसने इसे एक्सेप्ट किया। ऐशर ने खुद से सोचा कि ये पैसे कमाने और अपने कॉम्बैट मैजिक स्किल्स को इम्प्रूव करने का एक गुड अपॉर्चुनिटी था, तो उसने और डिटेल्स मांगी। बैरन ने एक्सप्लेन करना शुरू किया कि कुछ दिनों पहले सदर्न फॉरेस्ट में एक इंसिडेंट हुआ था जहां हैंगिंग कॉर्प्सेस मिले थे। पास के विलेज के विलेजर्स पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गए थे।
बैरन विट ने कहा कि वो इशू को एक इम्पोर्टेंट फिगर जिसे एब्सोल्यूट के नाम से जाना जाता था कि डिपार्चर से पहले रिजॉल्व करना चाहता था। एशर को लगा कि इसे उसे मिली हॉस्पिटैलिटी के रिपेमेंट के रूप में कंसिडर किया जा सकता है। एशर ने पॉसिबिलिटी डिस्कस की कि बैंडिट्स के बीच एक मेज हो सकता है और बैरन से पूछा कि मिशन कब शुरू होगा। बैरन ने एशर के क्वेश्चन का कॉन्फिडेंशियली मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उसने उसे बताया कि मिशन 4 दिन में शुरू होगा और 4 दिन बाद इनॉक नामक एक नाइट मिशन का लीडर ने खुद को एशर से इंट्रोड्यूस किया और एक्सप्लेन किया कि वो बैरन विट के अंडर सर्व करता था। एशर को अदर टीम मेंबर्स से इंट्रोड्यूस कराया गया, जिसमें बैरिक नामक एक यंग मैन भी शामिल था जिसने उसे एंथुसियास्टिकली ग्रीट किया। एशर ने टीम से खुद को इंट्रोड्यूस किया, कहा कि उसे उनसे मिलकर खुशी हुई। एशर ने सरप्राइज में खुद से सिचुएशन के बारे में सोचा। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि किसी की मदद करने से बैंडिट से जुड़े एक डेंजरस मिशन में लीड करेगा। एशर ने कैप्टन इनॉक से पूछा कि क्या यहाँ इकट्ठे हुए सभी लोग टीम का हिस्सा थे, और इनॉक ने रिप्लाई किया कि वे एडवेंचरर्स का एक ग्रुप थे जो स्ट्रेंज ऑर्क साइटिंग्स की रूमर्स से खींचे चले आए थे। इनॉक ने लार्ज रिवॉर्ड के बारे में बात की, कहा कि यही वो था जिसने गोल्ड रैंक्ड एडवेंचरर्स को भी मिशन में ज्वाइन करने के लिए खींचा था। फर्डॉन ने एडवेंचरर्स को ऑब्जर्व किया, खुद से नोट किया कि गोल्ड क्लास एडवेंचरर्स अपनी इंटरनल एनर्जी और इनहांस्ड वेपन्स के यूज की वजह से रेगुलर नाइट्स के कॉम्बैट स्ट्रेंथ के राइवल हो सकते थे। मिशन टीम फॉरेस्ट में कॉशियसली आगे बढ़ी, जिसमें 3 नाइट्स भी शामिल थे, लेकिन बैंडिट्स के बीच मेज होने की स्थिति में वर्डॉन की प्रेजेंस एसेंशियल थी। कमांडर इनॉक ने वर्डान, अब एशर के नाम से जाना जाता था, को कंफर्म किया कि अगर बैंडिट्स के बीच एक मेज था तो वे उससे कॉन्फ्रंट करने के लिए उस पर रिलाई करेंगे। इनॉक ने एशर को एक्सप्लेन किया कि अगर मेज लॉन्ग रेंज अटैक्स लॉन्च करता रहा तो नाइट्स को भी एडवांस करने में स्ट्रगल होगा। उसने कहा कि उसे उम्मीद थी कि उनके बीच कोई मेज नहीं होगा, जिस पर वर्डॉन ने कामली मुस्कुराते हुए कहा कि ये अनफॉर्चुनेट होगा। टीम अचानक रुक गई जब एशर ने आगे एक मैजिक सर्कल डिटेक्ट किया। एशर आगे बढ़ा और सर्कल में मैजिक को एलिमिनेट करने के लिए डिस्पेल स्पेल का यूज किया। एक मैसिव मैजिक सर्कल हवा में साफ दिखाई देने लगा जब प्रीवियस इल्यूजनरी 1 डिस्पेल हो गया। इस रीजन के भीतर इतनी बड़ी मैजिकल फॉर्मेशन के अपीयरेंस से हर कोई शॉक्ड था। एशर ने एक्सप्लेन किया कि पहला सर्कल एक इल्यूजन था और ये नया वाला एक प्रकार का अलार्म था। उसने हर किसी से पीछे हटने को कहा जबकि वो डिस्पेलिंग प्रोसेस कंप्लीट करता। एशर ने फोर्स के साथ स्पेल कंप्लीट किया और सर्कल को पूरी तरह से सक्सेसफुली डिस्पेल कर दिया। एडवेंचरर्स और नाइट्स ने एशर की स्ट्रेंथ पर अमेजमेंट एक्सप्रेस किया, सोचा कि वो एक मैजिक सर्कल को इतनी इजीली कैसे डिस्ट्रॉय कर सकता था। इनॉक को लगा कि एशर कम से कम एक सेकंड टियर मेज होना चाहिए। वर्डन ने खुद से सोचना शुरू किया कि एक एडवेंचरर होने का क्या मतलब था, कोई जो कॉन्टिनेंट में घूमता है, मॉन्स्टर्स को हराने या अननोन एक्सप्लोर करने के रिक्वेस्ट लेता है। एडवेंचरर्स का रिस्पेक्ट किया जाता था डेथ का लगातार सामना करने के बावजूद, क्योंकि फेम और फॉर्चून उन लोगों के पीछे चलती थी जिनके पास नेसेसरी स्किल्स होते थे। लेकिन जब एक एडवेंचरर बहुत पावरफुल हो जाता और अपनी हॉनर खो देता, ह्यूमैनिटी के खिलाफ हो जाता, तो वो एक डेंजरस बैंडिट से ज्यादा कुछ नहीं रह जाता था। कुछ बैंडिट्स अपनी पुअर सिचुएशन और खाने की कमी के बारे में ग्रम्बल कर रहे थे। इंक्रीजिंगली फ्रस्ट्रेटेड महसूस करते हुए उनमें से एक ने गुस्से से अपने आदमियों पर चिल्लाया कि तुरंत खाना ढूंढे। नाइट टीम बैंडिट्स के पास कॉशियसली पहुंची और उनमें से एक ने इनॉक से पूछा कि क्या करना था। इनॉक ने तुरंत अटैक करने का सजेशन दिया क्योंकि बैंडिट्स को उनकी प्रेजेंस के बारे में पता नहीं था। लेकिन एशर ने इनॉक से थोड़ी देर इंतजार करने को कहा, ये बताते हुए कि उन्होंने अभी तक बैंडिट्स के साथ मेज की स्ट्रेंथ का आकलन नहीं किया था और एक चांस था कि वो एशर से भी स्ट्रॉन्गर हो सकता था। इनॉक अनईजी रहा, वरीड था कि अगर बैंडिट्स अपनी लोकेशन छोड़ देते तो वे उन्हें कैप्चर करने का चांस खो देंगे। एशर ने बताया कि इस पॉइंट पर केवल एक वायबल ऑप्शन था। बैंडिट लीडर ने अपने आदमियों से बात की, अपने कॉमरेड्स के नुकसान और एक क्लियर प्लान की कमी पर फ्रस्ट्रेशन एक्सप्रेस किया। उसने इतने सारे आदमियों को खोने पर अपनी डिस्पेयर वॉइस की और याद किया कि वो पैसे के परसूट में एडवेंचरर से बैंडिट कैसे बन गया था। लीडर ने एक और विलेज पर अटैक करने का प्रपोज किया, लेकिन उसके एक आदमी ने उसे वार्न किया कि बैरन पहले हैंगिंग कॉर्प्सेस से एंगर्ड हो गया था। लीडर के आदमियों में से एक ने कंफर्म किया कि वे करंटली मैजिकल कंसीलमेंट के तहत छिपे हुए थे और जल्द ही मार्टिस नामक एक सिटी की ओर बढ़ने का सजेशन दिया। लीडर ने आखिरकार नियर बाय विलेजेस पर अटैक करना शुरू करने का डिसाइड किया, लेकिन अटैक अचानक शुरू हो गया। आग बैंडिट्स के चारों ओर फैल गई, जिससे उनमें शॉक और कंफ्यूजन फैल गया। एक मैसिव अनएक्सपेक्टेड एक्सप्लोजन ने एरिया को फ्लेम्स और स्मोक से भर दिया। बैंडिट्स स्टन रह गए ये रियलाइज करके कि एक्सप्लोजन नेचुरल नहीं था, ये मैजिक था। वे टेरर में चिल्लाए जब उन्होंने डिस्कवर किया कि वे इनॉक के नेतृत्व में नाइट्स द्वारा लगाए गए एम्बुश में फंस गए थे। बैंडिट्स ने जल्दी से खुद को डिफेंड करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें स्ट्रॉन्ग डायरेक्ट स्ट्राइक्स लगे। मेज बेल्सन सरप्राइज अटैक में सिवियरली इंजर्ड हो गया और जमीन पर गिर गया, भारी खून बह रहा था। बैंडिट लीडर बीसन की ओर भागा, उसका नाम चिल्लाते हुए, उसकी मदद करने की कोशिश करते हुए। उसे जल्दी ही रियलाइज हुआ कि बीसन द्वारा यूज किया गया डिफेंसिव मैना बैरियर शैटर्ड हो गया था, जिससे सिवियर इंजरी हुई थी। एनिमी की स्ट्रेंथ का इवैल्यूएशन करने के बाद इनॉक ने डिक्लेयर किया कि सिचुएशन अब पूरी तरह से एशर के कंट्रोल में थी और बाकी मिशन उसे सौंप दिया। बैंडिट लीडर ने गुस्से से चिल्लाया कि बैरन उन्हें साफ तौर पर मारना चाहता था, खासकर मेज हायर करने के बाद। लीडर ने फियर्सली इनॉक को चैलेंज किया और अपनी स्वॉर्ड के साथ उस पर चार्ज किया।
इनॉक और बैंडिट लीडर ने ब्लोज एक्सचेंज किए और बैंडिट ने कसम खाई कि वो इनॉक का सिर बैरन को एक मैसेज के रूप में भेजेगा। इनॉक ने कोल्डली रिस्पॉन्ड किया, उसे ट्राई करने की डेयरिंग करते हुए अगर वो कर सकता था। बेल्सन ने बैटल से जल्दी भागने की कोशिश की, लेकिन अपनी सिवियर वुंड्स की वजह से स्ट्रगल किया। उसने रियलाइज किया कि उसके परस्यूअर्स में फ्लाइंग की एबिलिटी नहीं थी, जिसने उसे एक मोमेंट का रिलीफ दिया, लेकिन एशर ने स्पेल मल्टीपल आइस एरोज का यूज करके एक स्विफ्ट अटैक से उसे चैलेंज किया। बेल्सन ने सोचा कि क्या एशर सिर्फ उसे स्लो डाउन करने की कोशिश कर रहा था और फुल फोर्स के साथ स्ट्राइक बैक करने का डिसाइड किया। वरदान ने आइस अटैक का मुकाबला करने के लिए स्पेल मल्टीपल फायर एरोज के साथ पावरफुली रिस्पॉन्ड किया। फायर और आइस स्पेल्स मैसिव फोर्स के साथ कलाइड हुए, एरिया में एक ह्यूज एक्सप्लोजन ट्रिगर करते हुए। जब स्मोक और डस्ट क्लियर हुई तो जमीन दिखाई दी, क्लैश की इंटेंसिटी से झुलसी हुई और डैमेज्ड। बेल्सन मुश्किल से खड़ा था, फटीग था, लेकिन एशर से कहा कि उसने गलत ओपोनेंट चुना था। उसने एक्सप्लेन किया कि भले ही वो इंजर्ड था, वो फिर भी एशर से डील कर सकता था और एस्केप कर सकता था, खासकर तब जब नाइट इनॉक उसके साथ नहीं था। एशर ने कामली और कॉन्फिडेंशियली रिस्पॉन्ड किया, अफर्म किया कि उसका उसे एस्केप करने देने का कोई इंटेंशन नहीं था। बेल्सन ने मॉकिंगली स्मर्क किया, एडमिट किया कि एशर में ग्रेट कॉन्फिडेंस और रेयर स्किल था, लेकिन इंसिस्ट किया कि वो सर्वाइव नहीं करेगा। उसने अपना ट्रू फेस रिवील किया और एक सिनिस्टर स्माइल के साथ वाव किया कि एशर आज यहीं मरेगा। बेल्सन ने एशर को मारने की कोशिश करते हुए फॉलिंग आइस नामक एक पावरफुल थर्ड टियर स्पेल कास्ट किया। उसने अपनी पूरी ताकत से चिल्लाया, डाई, जबकि एशर कामली अटैक का मुकाबला करने के लिए प्रिपेयर कर रहा था। वरदान के चारों ओर एक मैसिव आइस बैरियर बन गया, उसे ट्रैप करने की कोशिश करते हुए। बेल्सन रुका और कॉन्फिडेंशियली स्माइल किया, ये मानते हुए कि उसने विक्ट्री सिक्योर कर ली थी। लेकिन अचानक आइस क्रैक होने लगी। बेल्सन को अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट से स्टनिंग और शॉकिंग कर दिया। एशर के चारों ओर की आइस तेजी से क्रैक होने लगी। बेल्सन डीपली शॉक था ये देखकर कि वरदान ने बिना चोट लगे उसके फॉलिंग आइस स्पेल को ब्लॉक करने में मैनेज कर लिया था। एशर कॉन्फिडेंटली खड़ा था, डिक्लेयर किया कि उसने अर्थ स्फीयर नामक एक थर्ड टियर स्पेल का यूज किया था। एशर ने आइस को पूरी तरह से शैटर्ड कर दिया। उसके शार्ड्स उसके चारों ओर बिखरे हुए थे। बेल्सन ने टेरर में पूछा कि एक सेकंड टियर मेज थर्ड टियर मैजिक कैसे यूज कर सकता था। एशर ने कामली मॉकरी के साथ रिस्पॉन्ड किया, बीसन से पूछा कि वो उसे क्या समझता था। बेल्सन को सस्पेक्ट होने लगा कि वरदान सिर्फ थर्ड टियर मैजिक ही नहीं कास्ट कर रहा था, बल्कि मल्टीपल एलिमेंटल टाइप्स भी यूज कर रहा था। बीसन ने एक और अटैक लॉन्च करने की कोशिश की, लेकिन एशर तेज था और उसने उसे एक डिसाइसिव ब्लो से स्ट्राइक किया। बीसन जमीन पर गिर गया, पूरी तरह से डिफीटेड, जबकि एशर उसके बगल में विक्ट्री में खड़ा था। एशर ने चुपचाप खुद से कहा कि अच्छा हुआ कि उसने इस मिशन में ज्वाइन किया। उसने सार्केस्टिकली बीसन को धन्यवाद दिया, कहा कि उसकी वजह से उसने सीखा कि एक मेज को कैसे फाइट करना चाहिए। कहीं और ऑर्क एक डिस्टिंक्टिव पेंडेंट पहने हुए इंटेंस रेज की स्टेट में खड़ा था। एशर को मिशन से 2 दिन पहले याद आया कि उसने मैजिक टावर से ली गई मटेरियल्स का यूज करके एक स्पेशल पोशन बनाया था। पोशन को मोना एक्सपेंडर कहा जाता था और एशर ने कंफर्म किया कि हालांकि ये इफेक्टिव था, वो फिर कभी ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट नहीं करना चाहता था। एशर को मैजिक टावर में पिछले एक्सपेरिमेंट्स के दौरान हुई पेन और सफरिंग याद आई। उसे हार्डशिप के वो दिन साफ याद थे और तब से वो कितना स्ट्रॉन्गर हो गया था। एशर ने बसन के बॉडी को देखा और खुद से कंफर्म किया कि वो पूरी तरह से डेड था। उसने डिसाइड किया कि उसे बैरन के लिए अपनी सक्सेस का प्रूफ चाहिए था और इसे प्रोवाइड करने का एक तरीका सोचने लगा। उसने बीसन के मैजिकल स्टाफ को नोटिस किया और उसे विक्ट्री के एविडेंस के रूप में यूज करने का डिसाइड किया। एशर ने अप्रेजल स्पेल का यूज करके स्टाफ को एग्जामिन किया और डिस्कवर किया कि इसमें एक मैजिक स्टोन था जिसने स्पेल कास्टिंग स्पीड और आइस मैजिक की पावर को एनहेंस किया था। बरक वर्डॉन की ओर भागा, उसे सेफ देखकर खुश था। एशर ने देरी के लिए अपोलोजाइज किया, कहा कि बैंडिट्स उसकी उम्मीद से ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। एशर ने बैरिक से पूछा कि क्या बाकी बैंडिट्स को डिफीट कर दिया गया था और बैरिक ने रिप्लाई किया कि कमांडर इनॉक उसे हैंडल कर रहा था और जल्द ही फिनिश करेगा। लौटने से पहले एशर ने बैरिक से एक क्वेश्चन पूछने की परमिशन मांगी। उसने सोचा कि बैंडिट्स द्वारा छोड़ी गई पोजेशंस का क्या हुआ। बैरिक ने एंथुजियास्टिकली आंसर दिया कि बैरन ने कहा था कि एशर जो भी लूट चाहता था वो ले सकता था, जब तक कि कोई सीरियस ऑब्जेक्शन न हो। एशर को बैरन विट की स्माइल याद आई और ग्रेटफुली बेल्सन के स्टाफ को रखने का डिसाइड किया। टीम बाद में लौट आई और हर किसी ने वरदान को धन्यवाद दिया, कहा कि उसके बिना लॉसेस सिवियर होते। बैंडिट स्टन रह गए जब उन्हें पता चला कि उनका मेज बेल्सन मर गया था और वे फियर की स्टेट में फंस गए। बैंडिट लीडर ने रियलाइज किया कि सिचुएशन बेहद डायर हो गई थी। उसे बैरन के पास ले जाकर एग्जीक्यूट किए जाने का डर था। एंगर और डिस्पेयर में बैंडिट लीडर ने डिसाइड किया कि उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा था और उसने एक फेरोशियस अटैक लॉन्च किया। उसकी डेस्परेट चार्ज स्ट्रेंथ के साथ शुरू हुई, नाइट्स फॉर्मेशन को ब्रेक थ्रू करने की कोशिश करते हुए। वो नाइट्स पर चिल्लाया कि उसके रास्ते से हट जाएं। रेज से कंज्यूम्ड था, ये रियलाइज करते हुए कि मेज बेल्सन के बिना वो इंसर्कलमेंट को इजीली ब्रेक नहीं कर सकता था। उसने एक फाइनल प्लान का सहारा लेने का डिसाइड किया। उसका आइडिया एक नाइट को मारना और घोड़े पर एस्केप करना था। लीडर ने नाइट इनॉक के साथ एक डायरेक्ट और इंटेंस ड्यूएल में क्लैश किया।
लेकिन अचानक फाइट के दौरान लीडर को कुछ स्ट्रेंज महसूस हुआ। उसका वेपन अनएक्सपेक्टेडली उसके हाथ से गिर गया। वो शॉक्ड था कि उसकी स्वॉर्ड बिना उसे पता चले कि क्या हुआ था गिर गई थी और वो जमीन पर कोलैप्स होने लगा। लीडर हर किसी के सरप्राइज में पूरी तरह से डिफीटेड होकर गिर गया। नाइट्स ने क्विकली अंदर आकर उसे रिस्ट्रेन किया क्योंकि वो वेन में स्ट्रगल कर रहा था। इनॉक कामली पास आया, लीडर का मजाक उड़ाया, कहा कि ऐसी सिचुएशन में हॉनर की जरूरत नहीं थी। इनॉक ने कहा कि ऑनर डेथ के मोमेंट में खत्म हो जाती है और फिर कोल्डली बैंडिट लीडर को मार दिया। इनॉक ने अपने किए पर एक ब्रीफ मोमेंट का रिग्रेट दिखाया, एडमिट किया कि ये एक अनबिकमिंग एक्ट था। उसने एशर से अपना रिग्रेट एक्सप्रेस किया, कहा कि अगर उसके पास और टाइम होता तो वो लीडर का प्रॉपर्ली सामना करना पसंद करता, लेकिन एशर ने उसे एश्योर किया कि उसका परफॉर्मेंस इंप्रेसिव रहा था। एशर ने इनॉक से पूछा कि कुछ बैंडिट्स को अलाइव क्यों रखा गया था और इनॉक ने रिप्लाई किया कि कुछ सोल्जर्स ने उनके फेसेस को रिकॉग्नाइज किया था। उसने कहा कि वे अटैक्ड विलेज से सर्वाइवर्स हो सकते हैं और कासल में इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। नाइट्स में से एक को प्रिजनर्स के साथ एरिया में लौटने का ऑर्डर दिया गया। नाइट्स ने रिस्ट्रेन बैंडिट्स को हार्शली ट्रीट किया, उन्हें सीधा खड़े होने का ऑर्डर देते हुए। एक बैंडिट भागने की कोशिश की, चिल्लाया कि वो ऐसे खींचे जाकर मरना नहीं चाहता था। एक नाइट फ्लिंग बैंडिट का पीछा करने के लिए आगे बढ़ा, कहा कि वो इसे हैंडल करेगा और जल्दी वापस आएगा, लेकिन एशर को कुछ अननेचुरल महसूस हुआ और उसने नाइट से एक पल रुकने को कहा। नाइट, जो चेस करने ही वाला था, को अचानक अपने चारों ओर कुछ स्ट्रेंज और डेंजरस महसूस हुआ। उसे एरिया में ब्लड की स्मेल आने लगी, जिससे उसे सेंट के सोर्स के बारे में ग्रेट कंसर्न हुआ। अचानक कुछ बिजार हुआ, हर किसी को डिजी और डिसोरिएंटेड महसूस होने लगा। नाइट को एक सडन पावरफुल ब्लो लगा जिसने उसे तुरंत जमीन पर गिरा दिया। एस्केपिंग बैंडिट का सिर अचानक नाइट के सामने गिर गया, मोशनलेस, हर किसी को शॉक्ड कर दिया। हर किसी ने एस्टोनिशमेंट में ऊपर देखा, सोचा कि क्या उन्होंने जो देखा वो एक ऑर्क था या कुछ और भी डेंजरस। एशर ने सिचुएशन को ऑब्जर्व करना शुरू किया और कहा कि ऐसा लग रहा था कि एडवेंचरर्स उस क्रीचर को एलिमिनेट करने में मैनेज नहीं कर पाए थे। एक मैसिव ऑर्क दिखाई दिया, एक एएक्स पकड़े हुए था, जिससे हर कोई क्वेश्चन कर रहा था कि क्या ये सचमुच एक नॉर्मल ऑर्क था। एशर को लगा कि ये सिर्फ इस ऑर्क के बारे में नहीं था, पास में दर्जनों डेमी ह्यूमंस थे। हर किसी ने फियर के साथ रियलाइज किया कि ये जायंट ऑर्क डेमी ह्यूमंस के एक ग्रुप का लीडर था। ऑर्क बहुत बड़ा था, एक टेरिफाइंग फेस और एक क्लाउन लाइक स्माइल के साथ, जो किसी भी रेगुलर ऑर्क से कहीं ज्यादा बड़ा था। मैसिव ऑर्क उनकी ओर बढ़ा और ये साफ था कि वो एक बहुत स्ट्रॉन्गर लेवल तक इवॉल्व हो गया था। ऑर्क ने अटैक ऑर्डर्स जारी करना शुरू किया, गॉब्लिन्स और अदर ऑर्क्स के एक ग्रुप के साथ आगे बढ़ते हुए। कमांडर इनॉक ने हर किसी से डिफेंसिव पोजीशंस लेने और पहले गॉब्लिन्स को एलिमिनेट करने पर फोकस करने के लिए चिल्लाया। जायंट ऑर्क ने फुल फोर्स के साथ अटैक किया। नाइट इनॉक पर एक हैवी ब्लो मारा। इनॉक लगे स्ट्राइक के शेयर इम्पैक्ट से जमीन पर गिर गया। ऑर्क ने गिरे हुए इनॉक पर एक किलिंग ब्लो देने की कोशिश की। बैरिक और एक और नाइट ने क्विकली इंटरवीन किया, मुश्किल से ऑर्क के अटैक को ब्लॉक करने में मैनेज किया। नाइट्स और जायंट ऑर्क के बीच एक फियर्स बैटल छिड़ गई। स्ट्राइक्स की फोर्स से एरिया पर विजिबल स्कार्स पड़ रहे थे। इनॉक ने अपना बैलेंस रिगेन किया और स्ट्रेंथ के साथ मैसिव ऑर्क पर काउंटर अटैक किया। उसने ऑर्क पर एक पावरफुल स्ट्राइक दिया, एक डायरेक्ट हिट मारा। ऑर्क इनॉक के ब्लो की स्ट्रेंथ से थोड़ा पीछे हट गया, लेकिन फिर ऑर्क मेनेसिंगली मुस्कुराने लगा, जैसे कि उसे चोट से सीरियसली इफेक्ट नहीं हुआ था। अचानक ऑर्क ने पास के एक गॉब्लिन को पकड़ा और उसे सैवेजली डिवॉर करना शुरू कर दिया। हर कोई शॉक और हॉरर में फ्रोजन खड़ा था। ऑर्क को गॉब्लिन खाते हुए देख रहा था। ऑर्क ने अपने मुंह से एक बोन निकाली और उसे एक तरफ फेंक दिया। अपना मील खत्म करने के बाद वो फिर से खड़ा हो गया। गॉब्लिन को डिवॉर करने के बाद एक स्ट्रेंज वे में अपनी स्ट्रेंथ रिकवर करता हुआ लग रहा था। इनॉक ने बिटरनेस से सार्कज्म के साथ कमेंट किया, कहा कि ऑर्क ने अपने ही तरह के एक को खाकर खुद को हील कर लिया था और अफर्म किया कि सेफली लौटना अब ऑप्शन नहीं था। कमांडर इनॉक ने हर किसी से सीरियस कॉम्बैट के लिए प्रिपेयर करने के लिए चिल्लाना शुरू किया, जबकि मैसिव ऑर्क ने एक टेरिफाइंग ग्रिन के साथ अपनी एएक्स उठाई, स्ट्राइक करने के लिए तैयार था। ऑर्क अविश्वसनीय स्पीड और ओवरवेलमिंग स्ट्रेंथ के साथ चार्ज किया, अपनी मैसिव एएक्स को ट्रेमेंडस फोर्स के साथ फेंकते हुए। नाइट्स में से एक फियर और शॉक से भर गया जब उसने एएक्स को ग्रेट स्पीड से उसकी ओर उड़ते हुए देखा। हर कोई स्टंड रह गया जब ऑर्क की एएक्स नाइट की सॉर्ड से वायलेंटली टकराई, उसे पीछे धकेल दिया और वेपन को क्रैक कर दिया। सॉर्ड इमेंस प्रेशर के नीचे टूटनी शुरू हो गई, नाइट को शॉक और डिसबिलीफ में छोड़ते हुए। ब्लेड पूरी तरह से शैटर्ड हो गई। शार्ड स्टंड नाइट के चेहरे के ठीक सामने हवा में उड़ रहे थे। उड़ते हुए शार्ड्स ने नाइट के बॉडी को पियर्स कर दिया, जिससे सिवियर इंजरीज हुई। नाइट जमीन पर गिरने से पहले दर्द से चिल्लाया, सीरियसली हर्ट था। बैरिक पैनिक में चिल्लाया, अपने कॉमरेड हैरिस का नाम पुकारते हुए, उसे जो हुआ था उसे देखने के बाद। इस बीच जायंट ऑर्क हाई स्पीड से बैरिक पर पीछे से एम्बुश करने की कोशिश की, लेकिन इनॉक ने उसे क्विकली वार्न किया। बैरिक ने तेजी से मुड़कर ऑर्क के अटैक का कॉन्फिडेंशियली मुकाबला किया, डिक्लेयर किया कि वो उसे अपनी सॉर्ड से काट देगा। लेकिन बैरिक पूरी तरह से शॉक था ये जानकर कि उसकी सॉर्ड ऑर्क के मसल्स में स्टक हो गई थी। उसे इफेक्टिवली काट न पाने पर उसने डिसबिलीफ में पूछा कि उसकी सॉर्ड ऑर्क के बॉडी में कैसे फंस गई थी बिना कोई विजिबल डैमेज पहुंचाए। बैरिक ने अपनी सॉर्ड को ऑर्क के मसल से निकालने के लिए स्ट्रगल किया, लेकिन फेल हो गया और डेंजरस सिचुएशन में पैनिक करने लगा।
अचानक एशर ने अर्थ शैटर स्पेल कास्ट करके इंटरवीन किया ताकि ऑर्क को बैरिक से दूर धकेला जा सके। एशर ने बैरिक से क्विकली रिट्रीट करने और उसके पीछे कवर लेने को कहा, जिसे बैरिक ने तुरंत किया। बैरिक ऑर्क से सफलतापूर्वक पीछे हट गया और एशर की ओर भागा, चिल्लाया कि वो सेफ था, लेकिन उसने अपना वेपन खो दिया था। वो चिल्लाने लगा, पूछा कि वो अपनी स्वॉर्ड के बिना अब कैसे फाइट करेगा, जबकि एशर ने एक्सप्लेन किया कि ऑर्क की फिजिकल स्ट्रेंथ गॉब्लिन को डिवार करने के बाद बहुत बढ़ गई थी। बैरिक ने फ्रस्ट्रेशन में कहा कि उसने ऑर्क पर अटैक करने में अपनी पूरी स्ट्रेंथ यूज कर दी थी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, और सोचा कि क्या ये क्रीचर अपनी बिजार पावर की वजह से लेजेंडरी था। लेकिन एशर ने कामली इस बात से इनकार किया, ये बताते हुए कि हालांकि ऑर्क पावरफुल था, वो लेजेंडरी क्रीचर नहीं था, और उसने अपनी स्ट्रेंथ की नेचर को डिटेल में एक्सप्लेन करना शुरू किया। एशर ने एक्सप्लेन किया कि ऑर्क में रीजनरेटिव एबिलिटीज थी और दूसरों को कंज्यूम करने से उसकी स्ट्रेंथ एनहांस्ड हो गई थी और वो वीकर बींग्स को कंट्रोल कर सकता था और उन्हें मैड कर सकता था। उसकी फिजिकल पावर नाइट्स को भी सरपास करती थी। वर्डन ने आगे कहा कि ये ऑर्क सर्टेनली नॉर्मल ऑर्क से डिफरेंट था, लेकिन फिर भी एशर ने इसकी स्ट्रेंथ को ट्रूली एक्सेप्शनल मानने के लिए पर्याप्त नहीं माना। एशर ने एक्सप्लेन करना शुरू किया कि ऑर्डिनरी मैजिक की कुछ लिमिट्स होती हैं, चाहे कितना भी माना यूज किया जाए, उसकी पावर कैप्ड रहती है। लेकिन एक स्पेल था जो नॉर्मल पावर की लिमिट्स को सरपास कर सकता था, जियोग्राफिकल मैनिपुलेशन स्पेल। उसने इस पावरफुल स्पेल को कास्ट करने के लिए प्रिपेयर करना शुरू किया, हवा में अपने हाथ हिलाते हुए, क्योंकि उसके सामने एक मैसिव मैजिक सर्कल बन गया। जमीन वायलेंटली हिलने लगी और क्रैक होने लगी, क्योंकि एशर ने स्पेल एक्टिवेट किया, जिससे वाइड स्प्रेड पैनिक फैल गया। कुछ वॉरियर्स एशर के स्पेल से हुए क्वेक से टेरिफाइड थे, ये सोचकर कि सिचुएशन वर्स हो रही थी। वॉरियर्स में से एक डर से चिल्लाया, उसे विश्वास था कि अंत नजदीक था और वे सभी यहीं मर जाएंगे। लेकिन इनॉक ने क्विकली अंदर आकर हर किसी को जोर से रीअश्योर किया, कंफर्म किया कि ये अर्थक्वेक वरदान की मैजिक थी, कोई और थ्रेट नहीं थी, और उन्हें काम रहने को कहा। नाइट इनॉक ने हर किसी को रीअश्योर करना शुरू किया, कहा कि जो कुछ भी हो रहा था वो सिर्फ एशर की मैजिक थी, लेकिन उसके एक्सप्रेशन और दूसरों के एक्सप्रेशन से साफ था कि वे ऐसी टेरिफाइंग सीन के सामने सचमुच काम नहीं रह सकते थे। उनके सामने की जमीन एक डिजास्टर जैसी हो गई थी और कई मॉन्स्टर्स गिर रहे थे और टेरर में चिल्ला रहे थे, क्योंकि जमीन उनके पैरों के नीचे क्रैक हो रही थी। क्रीचर्स इधर उधर फेंके जा रहे थे और जमीन के गड्ढों में गिर रहे थे, डर और दर्द में चिल्लाते हुए। ट्रेमर्स ने मॉन्स्टर्स के बीच केओस कॉज किया, जो कुछ नहीं कर सकते थे सिवाय गिरने और चिल्लाने के। मैसिव ऑर्क एक लार्ज क्रेटर के सेंटर में दिखाई दिया, जो रेज से भरा हुआ था और एक टेरिफाइंग रोर छोड़ रहा था। उस मोमेंट एशर ने एक और पावरफुल थर्ड टियर स्पेल फायरबॉल कास्ट किया, जिसने एरिया को ट्रेमेंडस फोर्स के साथ इग्नाइटेड कर दिया। फ्लेम्स तेजी से फैल गईं, आसपास की हर चीज को कंज्यूम करते हुए बैटलफील्ड को हेल के सीन में बदल दिया। बैरिक फायर से बेहद एक्साइटेड था और खुशी से कहा कि मॉन्स्टर्स को जलते हुए देखना डीपली सैटिस्फाइंग था, जिस पर नाइट्स में से एक ने उसे अपनी डिग्निटी बनाए रखने को कहा। एशर ने खुद को एक्सप्लेन करना शुरू किया कि थर्ड टियर स्पेल जियोग्राफिकल मैनिपुलेशन बिना लिमिट के एक्सपैंड हो सकता था, लेकिन ये इतनी मैसिव अमाउंट ऑफ मैना कंज्यूम करता था कि ये स्पेल को रेगुलरली यूज करने के लिए इम्प्रैक्टिकल बना देता था। यही वजह थी कि अधिकांश मेजेस इसे प्राइमरी स्पेल के रूप में रिलाई नहीं करते थे। एशर को थोड़ा फ्रस्ट्रेशन महसूस हुआ कि उसके पास थर्ड टियर स्पेल से परे पावर प्रोड्यूस करने के लिए पर्याप्त माना नहीं था, जिससे रिजल्ट्स उसकी उम्मीद से कम थे। अचानक हर किसी ने फायर के सेंटर से एक टेरिफाइंग साउंड सुनी, जिससे वे बेहद टेंस हो गए। मैसिव ऑर्क फ्लेम्स के बीच फिर से दिखाई दिया, उसे लगे सभी वूंड्स और बर्न्स के बावजूद अभी भी अलाइव था। बैरिक अब फियरफुल और डिस्करेज ने पूछा कि उन्हें अब क्या करना था। एशर ने कामली जवाब दिया कि अगर ऑर्क फायर से मरने से इनकार करता है तो वो एक और सोल्यूशन यूज करेगा। उसने एक पावरफुल आइस स्पेल कास्ट करना शुरू किया, जिसने ऑर्क के बॉडी को पूरी तरह से कवर कर लिया। बैरिक ने एक्साइटमेंट में एशर का नाम चिल्लाया, क्योंकि उसने उसकी इमेंस मैजिकल पावर देखी। एशर ने एक साथ 2 स्पेल्स यूज किए, मल्टीपल आइस एरोज और विंटर स्टॉर्म, ताकि ऑर्क को पूरी तरह से फ्रीज किया जा सके। उसने कॉन्फिडेंशियली डिक्लेयर किया कि वो ऑर्क को मौत के घाट फ्रीज कर देगा और ओवरवेलमिंग फोर्स के साथ आइस स्पेल लॉन्च किया। एशर ने ड्यूल कास्ट पियर्सिंग फ्रॉस्ट एरोज टेक्निक एक्टिवेट की, जिसने ऑर्क के बॉडी को अदर सराउंडिंग मॉन्स्टर्स के साथ तेजी से फ्रीज कर दिया। लेकिन जायंट ऑर्क ने आसानी से हार नहीं मानी और फिर से मूव करना शुरू कर दिया। भले ही उसका बॉडी लगभग पूरी तरह से फ्रोजन था, ऑर्क ने अपनी कंडीशन के बावजूद रेज में वरदान की ओर चार्ज किया। साफ तौर पर अटैक करने के लिए डिटर्मिन्ड था। एशर ने कामली सोचा कि भले ही ये ऑर्क एंडलेसली रीजनरेट कर सके और कोई दर्द महसूस न करे, वो उसकी मूवमेंट को पूरी तरह से रोक देगा। उसने एक और पावरफुल स्पेल कास्ट करना शुरू किया, एक सीरियस और फोकस बैटल स्टांस लेते हुए। उसने स्पेल ग्लेशियल ऑर्क कास्ट किया, जिसने ऑर्क को सीधे स्ट्राइक किया और उसे पूरी तरह से फ्रीज करना शुरू कर दिया। आइस स्पेल की पावर ने ऑर्क के बॉडी में पेनिट्रेशन की और उसे वहीं फ्रीज कर दिया, उसे पूरी तरह से मूव करने से रोक दिया।
एशर विजयी होकर खड़ा था, कामली बैटल के अंत और अपने मिशन के सफल कंप्लीशन की घोषणा करते हुए। कहीं और वेंटी का फेमस मैजिक सिटी दिखाई दिया, अपनी एन्चांटिंग ब्यूटी में चमकता हुआ। दो आदमी शहर में बैठे बातें कर रहे थे। एक ने दूसरे से पूछा कि क्या उसने लेटेस्ट न्यूज सुनी थी। दूसरे ने कंफर्म किया कि उसने सुना था कि मैजिक टावर पहली बार पूरी तरह से शट डाउन हो गया था और उसके पावर सोर्स पर एक एक्सप्लोजन हुआ था। और उसने सोचा कि क्या ये रिपोर्ट सच थी। मेजेस का एक ग्रुप आपस में बोहेमिया मैजिक टावर की स्टेट के बारे में बात कर रहा था। एक्सप्लेन किया कि बचे हुए मेजेस में से अधिकांश गायब हो गए थे, जिससे टावर के ऑपरेशंस पूरी तरह से शट डाउन हो गए थे। उनकी कॉन्वर्सेशन से साफ था कि उस फील्ड मिशन पर भेजा जाना उनके लिए बेहद बोझिल था। उनमें से एक ने रिमार्क किया कि उसने बहुत लंबे समय से सिविलाइजेशन की कोई सेंस महसूस नहीं की थी, जबकि दूसरे ने टावर को हुए डैमेज के स्केल पर कमेंट किया, कहा कि ये एक सिंपल एनर्जी कोर एक्सप्लोजन के लिए बहुत ज्यादा था। उसी समय एक नियरबाई लोकेशन पर दो अन्य आदमी घटनाओं के बारे में बात कर रहे थे। उनमें से एक ने नोट किया कि पब्लिक को विश्वास था कि जो हुआ वो डिवाइन पनिशमेंट था, जबकि दूसरों को लगा कि ये एक मैन मेड डिजास्टर था। स्पीकर ने खुशी एक्सप्रेस की कि वे अपनी रिसर्च थ्योरी को प्रूव करने में मैनेज हो गए थे। उसने फिर जोर से सोचा कि क्या उन्हें मैजिक टावर से कोई मैसेजेस मिले थे, जबकि वे अपने फील्ड वर्क में बिजी थे। अचानक क्लोक्ड मेजेस में से एक रुका जब आदमी ने कहा कि किसी ने जानबूझकर बोहेमियन मैजिक टावर के शटडाउन की प्लानिंग की होगी। फिर व्हाइट हेयर वाला एक आदमी अंदर आया, धीमी और कॉन्फिडेंट वॉइस में बात करते हुए एक्सप्लेन किया कि बोहेमियन टावर अपने आप शट डाउन नहीं हो सकता था। उसने कहा कि उसने जो सुना था, टावर सीक्रेट एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट कर रहा था और यही कारण हो सकता था कि उस पर अटैक हुआ था। लेकिन आदमी अपनी एक्सप्लेनेशन खत्म कर पाता इससे पहले ही मेजेस में से एक ने उसे हार्शली इंटरप्ट किया, उसे जबरदस्ती पकड़ा और उसके हाथ में पकड़े हुए कप को फेंक दिया, जिससे वो दर्द से चिल्ला उठा। मेज ने आदमी को कसकर पकड़ा और उससे कहा कि वो अभी जो कहा था उसे रिपीट करे। इससे व्हाइट हेयर मैन स्टन्ड और फ्राइटन्ड हो गया, जिसने टेरर में पूछा कि मेज अचानक उसके प्रति इतना अग्रेसिवली और स्ट्रेंजली क्यों बिहेव कर रहा था। उसी मोमेंट रेड हेयर वाला एक और शख्स दिखाई दिया, थोड़ी दूर खड़ा था और धीमी आवाज में पूछा कि बोहेमियन मैजिक टावर को क्या हुआ था। उसके चेहरे पर शॉक और कंफ्यूजन दिखाई दी और उसने अपना क्वेश्चन जोर से और ज्यादा शार्पली रिपीट किया, पूछा कि बोहेमियन मैजिक टावर को वास्तव में क्या हुआ था। उद्धरण चिन्ह। हर कोई मग्स उठाकर चीयर्स करता है, टीम की सेफ रिटर्न सेलिब्रेट करता है। बैंडिट मिशन के बाद वे पाटे के डोमेन वापस जाते हैं। बैरन पेट सबजुगेशन टीम को ऑनर करने के लिए एक ग्रैंड बैंक्वेट होस्ट करता है। गेस्ट्स इवेंट एंजॉय कर रहे होते हैं, तभी कोई एशर को मिसिंग नोटिस करता है। एशर आखिर में आता है और कोई खुशी से चिल्लाता है, हियर ही कम्स। उसका वार्मथ से स्माइल और ड्रिंक के साथ वेलकम किया जाता है। उसे बताया जाता है कि वो राइट ऑन टाइम है। एशर को कॉमन सोल्जर्स को भी बैंक्वेट में इन्वाइट करने के लिए थैंक और प्रेज किया जाता है। अपनी फेयरनेस दिखाते हुए वो एक्सप्लेन करता है कि टेरिटरी को प्रोटेक्ट करने में उनका एफर्ट उनकी सोशल स्टेटस से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बैंडिट्स के बारे में पूछे जाने पर वो एडमिट करता है कि वे अनयूजुअली स्ट्रॉन्ग थे और टिपिकल क्रिमिनल्स जैसे नहीं थे। वो रिफ्लेक्ट करता है कि उनकी स्किल के साथ उन्हें शायद सर्वाइव करने के लिए रॉबर्स बनने की जरूरत नहीं थी। इन्वेस्टिगेटर ट्रूथ रिवील करता है, वे कभी गोल्ड रैंक एडवेंचरर्स थे जो वांटेड क्रिमिनल्स बन गए। ये एक्स एडवेंचरर्स सालों पहले गायब हो गए थे और अब एक पावरफुल बैंडिट गैंग के रूप में रिसर्फेस हुए हैं। एशर को पता चलता है कि गोल्ड रैंक एडवेंचरर्स के बीच फोर्थ हाईएस्ट है, जो कई अकॉम्प्लिशमेंट से मिलता है। उसे रियलाइज होता है कि लॉर्ड खुश थे क्योंकि उसके बिना सबजुगेशन डिजास्टर में खत्म हो सकती थी। रेस से एम्बैरेस्ड होकर वो ब्लश करता है और सोचता है कि हर कोई क्यों घूर रहा है। गिल्ड ने अपना ग्रेटिट्यूड भेजा, उसे बेनिफैक्टर कहकर बुलाया। हालांकि वो हम्बली इसे ब्रश ऑफ करता है। वो ऑकवर्डली एडमिट करता है कि वो इमोशन और वाइन के साथ कैरिड अवे हो गया था। उसके एफर्ट्स की वजह से विलेजर्स बचाए गए और विक्टिम्स को प्रॉपर फ्यूनरल्स के साथ ऑनर्ड किया गया। हर कोई टेरिटोरी को बचाने के लिए एशर के ऑनर में अपनी ग्लासेस उठाता है। वे जोर से चीयर करते हैं, जॉय के साथ सर एशर को टोस्ट करते हैं। बैंक्वेट का चीयरफुल स्पिरिट कोल्ड रिजिड मैजिक टावर में किसी भी चीज से अलग था। सभी रैंक्स के लोग ट्रू यूनिटी में एक साथ हंसते और पीते थे। टावर के कोल्ड ट्रीटमेंट के विपरीत ये जगह वार्म और सिंसियर फेल्ट हुई, बिल्कुल वैसे ही जैसे वर्डन को पसंद था। मैजिक टावर से भागने के बाद पहली बार वर्डन जेन्युइनली हैप्पी महसूस कर रहा था। सालों में पहली बार वर्दान जेन्युइनली स्माइल कर पाया, लेकिन उसे बोहेमिक टावर के कोलैप्स से होने वाले केओस के बारे में पता नहीं था। रोलिन वापस आती है, रूमर्स को डिसमिस करती है और मानती है कि मैजिक टावर अभी भी ठीक है। एक लोकल कंफर्म करता है कि वो वियान से वापस आई है और एक्सप्लेन करता है कि पावर सोर्स ने मेजर डिस्ट्रक्शन पैदा की। रोलिन तब पूछती है कि वर्डन कहाँ है, क्लियरली कंसर्न्ड। आदमी क्राउड की ओर इशारा करता है, कुछ इंपॉर्टेंट रिवील करने वाला होता है। रोलिन एक पोस्टेड लिस्ट पर जाती है जिस पर मिसिंग पर्संस लिखा होता है। उसकी आंखें शॉक में चौड़ी हो जाती है क्योंकि वो नामों को स्कैन करती है। वो पेजेस पलटती है और मटर्स करती है, इट
इट कांट बी। एक एक करके वो मिसिंग मार्क किए गए लोगों के फेसेस देखती है, फिर वो फ्रीज हो जाती है। वर्डन का नाम लिस्ट पर आता है। नोट में लिखा है कि वो ड्यूटी के दौरान माना के कांटेक्ट में आया था और उसका बॉडी अनकंफर्म्ड है। रोलिन को याद आता है कि वर्डन को मैजिक सिटी में अब्रॉड स्टडी करने के लिए कैसे प्रेस किया गया था। वो सोचती है कि क्या वो क्वाइट फेयरवेल उनका एक साथ आखिरी मोमेंट था। वर्डन ने वादा किया था कि वो इंतजार कर रहा होगा, टावर में अकेला खड़ा। वो क्वेश्चन करती है कि क्या वो उसे फिर कभी नहीं देखेगी, मेमोरी से हॉन्टेड। उसका सॉरो उसे ओवरवेल्म कर लेता है और वो टीयर्स में टूट जाती है। एग्नी में स्क्रीमिंग करते हुए रोलिन ये एक्सेप्ट करने से रिफ्यूज करती है कि उसने वर्डन को ऐसे खो दिया है। वो एक दोस्त के लिए गहरा मौन करती है जो उसके लिए फैमिली जैसा था। एक वॉइस उसे रुकने के लिए कहती है, उसे रीजन पर वापस लाने की कोशिश करती है। मिस्टर वल्डेक उसे जेंटली कंफर्ट करता है, उसे याद दिलाता है कि लैशिंग आउट से मदद नहीं मिलेगी। रोलिन अभी भी इमोशनल पूछती है कि मैजिक टावर में ट्रूली क्या हुआ था। वल्डेक एक्सप्लेन करता है कि जबकि टॉप मेजेस दूर थे, पावर सोर्स बसर्क हो गया और नियर बाय सभी को वाइप आउट कर दिया। न केवल सभी रिकॉर्ड्स इरेज्ड हो गए बल्कि ट्रेजर वॉल्ट का मैजिक सर्कल भी डिस्ट्रॉय हो गया, जिससे इरिवर्सिबल डैमेज हुआ। वॉल्ट से सेकंड सर्किट का लॉस प्राइसलेस बुक्स और आर्टिफैक्ट्स के साथ डेवस्टेटिंग था, लेकिन सबसे ट्रैजिक लॉस टेस्ट सब्जेक्ट 77 का डिसअपीयरेंस था। अगर उन्होंने सब्जेक्ट का ब्रेन रिकवर कर लिया होता तो वे रिसर्च को सैल्वेज कर सकते थे। हालांकि उन्हें अब क्लूज मिले हैं जो किसी ऐसे व्यक्ति की ओर इशारा करते हैं जो पावर सोर्स के रैम्पेज को ट्रिगर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। रोलिन शॉक में आ जाती है जब उसे बताया जाता है कि इंसिडेंट से कुछ घंटे पहले कोई गायब हो गया था। आदमी एक्सप्लेन करता है कि उसने अदर मैजिक टावर्स के रिसोर्सेज का उपयोग करके उस पर्सन के पास्ट को ट्रेस किया। वह एक डार्क ट्रायंगुलर पेंडेंट प्रस्तुत करता है जो ब्लैक आवर नामक ग्रुप का एविडेंस है। वल्डेक एडमिट करता है कि उसे नहीं पता कि ब्लैक आवर ने पावर सोर्स को बसर्क कैसे किया, लेकिन वे क्लियरली इन्वॉल्व्ड हैं। वो अपनी प्लान रिवील करता है कि वो एक ब्लैक आवर एक्सटर्मिनेशन यूनिट बनाएगा और रोलिन को ज्वाइन करने के लिए इनवाइट करता है। रोलिन अपनी मुट्ठी बांधती है, रिजॉल्व के साथ जल रही है। फायरी डिटर्मिनेशन के साथ वो डिसाइड करती है कि उसे अपना आंसर पहले से ही पता है। दिनों बाद पार्टी के डोमेन में एडवेंचरर्स गिल्ड में कोई एशर से मिलने आता है। विजिटर नर्वसली सर एशर से अपोलोजाइज करने की इच्छा व्यक्त करके शुरू करता है। गिल्ड ऑफिसर एडमिट करता है कि उन्होंने ऑर्क को हाई डेंजर असाइन किया था और एलीट एडवेंचरर्स भेजे थे, लेकिन फिर भी ऐसे डिजास्टर्स आउटकम की उम्मीद नहीं की थी। वो एशर को सक्सेसफुल सब्जुगेशन के लिए सर्टिफिकेट देता है, उसे समझने के लिए थैंक करता है। एशर रिवॉर्ड का ब्रेकडाउन पढ़ता है। इसका ज्यादातर हिस्सा टैक्स था, जिससे ओरिजिनल टोटल में से केवल 2.1 मिलियन एल्क्स बचे। ऑफिसर नर्वसली एक्सप्लेन करता है कि नॉन गिल्ड मेंबर्स को इंपीरियल लॉ के अनुसार 50% टैक्स न होगा। हालांकि वो ऐड करता है कि टैक्सेशन से बचने का एक लीगल मेथड है गिल्ड रजिस्टर्ड एडवेंचरर बनकर। एक्साइटेड होकर वो एशर को उसकी अचीवमेंट्स के कारण स्टार्टिंग सिल्वर रैंक ऑफर करता है। एक्सप्लेन करता है कि हायर रैंक का मतलब लोअर टैक्स है। गिल्ड ऑफिसर ईगरली एशर को एडवेंचरर एप्लीकेशन फॉर्म साइन करने की कोशिश करता है, इंसिस्ट करता है कि इससे उसका टैक्स कम हो जाएगा। एशर स्माइल करता है और पोलाइटली डिक्लाइन करता है। ऑफिसर को पेमेंट को ऐसे ही प्रोसेस करने के लिए कहता है। पाइथ टेरिटोरी एडवेंचरर्स गिल्ड स्टोरेज में एक बड़ा शरीर एक कवर के नीचे पड़ा है, एग्जामिन होने का इंतजार कर रहा है। मेज कवर उठाता है, उस वेरिएंट का कॉर्प्स रिवील करता है जिसे उसने हराया था। वो इसे फुल स्केल रिसर्च करने के लिए स्पेशली यहाँ लाया था। उसे सरप्राइज होता है कि उनके पास एक आर्टिफैक्ट है जो कॉर्प्स की कंडीशन को प्रिजर्व करता है। इम्प्रेस्ड होने के बावजूद वो नोट्स करता है कि एडवेंचरर्स गिल्ड के लिए ऐसी फीचर्स ज्यादा एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं है। जैसे ही वो शीट को और ऊपर उठाता है, वो थोड़ा गैग करता है, रियलाइज करता है कि कॉर्प्स की कंडीशन आइडियल से कहीं दूर है। इसके बावजूद वो ऑब्जर्व करता है कि ऑर्क की रेड आइज और स्किन एक्सपेक्टेड हैं, लेकिन उसका टॉर्न माउथ और बल्की बॉडी उसे अनयूजुअल बनाती है। मेज ऑब्जर्व करता है कि ऑर्क में अनयूजुअल ट्रेट्स हैं, लेकिन वे ऑर्क लॉर्ड्स जैसी एडवांस स्पीशीज के ट्रेट्स से मेल नहीं खाते। उसे अनईजी फील होता है, ये कंक्लूड करते हुए कि ये सिर्फ एक म्यूटेशन है। उसकी पावरफुल रीजनरेशन और कंजम्पशन से मिली स्ट्रेंथ के लिए कोई क्लियर एक्सप्लेनेशन नहीं है। अचानक उसे बॉडी पर कुछ ऑड नोटिस होता है। उसे शॉक लगता है कि उसे एक स्कार मिलता है जो मौजूद नहीं होना चाहिए। ऑर्क की सिवियर इंजरीज को पूरी तरह से हील करने की एबिलिटी के बावजूद ये स्कार अनहील्ड रहता है। मेज वुंड एग्जामिन करता है और रियलाइज करता है कि ऑर्क ने ये स्कार मिलने के बाद अपनी रीजनरेशन एबिलिटी गेन की। वो कंक्लूड करता है कि स्कार सर्जिकल इंसिजन से है। एक डेमी ह्यूमन को बर्थ के बाद पावर्स गेन करने के लिए उसे आर्टिफिशियल मॉडिफिकेशन से गुजरना पड़ा होगा। किसी ने डिलिबरेटली इस ऑर्क वेरिएंट को इंजीनियर किया जो सबसे डेंजरस पॉसिबिलिटी है। बाद में जैसे ही वो जाने वाला होता है, वो दूसरों को बताता है कि उन्हें उसे सेंड ऑफ करने के लिए आने की जरूरत नहीं थी। वे
इंसिस्ट करते हैं, कहते हैं कि उसने उनकी जान बचाई और ये वे कम से कम कर सकते हैं। वो हम्बली जवाब देता है, महसूस करता है कि उसे पहले ही बहुत ज्यादा मिल चुका है। विलेजर्स एशर को ऑकवर्ड फील न करने के लिए कहते हैं क्योंकि वो ट्रूली रिवॉर्ड डिजर्व करता है। एशर उन्हें सिंसियरली थैंक करता है और जाने की तैयारी करता है। एक आदमी चिल्लाता है कि अगर एशर कहीं और मर्चेंट गिल्ड ब्रांच विजिट करता है तो उसे अपना नाम मेंशन करना चाहिए। एशर पेड़ों की छांव में क्वाइटली चलता रहता है, फेयरवेल कहता है। वो क्राउड में ब्लेंड हो जाता है क्योंकि वो पाइथ टेरिटरी और मार्ट्स बैरनी के बीच बॉर्डर विलेज पर पहुंचता है। फ्लाइट डिस्पेल नामक स्पेल एक्टिवेट करके वो खुद को हवा में लॉन्च करता है और अपनी जर्नी जारी रखता है। आशा अपना मैप पढ़ता है और कंफर्म करता है कि ये सिटी और बैरनी के बीच एकमात्र विलेज है। वो एक वेंडर से फल खरीदता है, सोचता है कि यहाँ एक रात का रेस्ट उसके ट्रैवल प्लान में परफेक्टली फिट होगा। खाते हुए वो किसी को फ्रस्ट्रेशन में अपने मुंह के नीचे कर्सिंग करते हुए सुनता है। वो ध्यान से सुनता है क्योंकि वे मेंशन करते हैं कि उनकी वजह से चीजें फिर से खराब हो गईं। उसे शक होता है कि लोग रिकरिंग इशू के बारे में बात कर रहे हैं और सोचता है कि ये यूजफुल इन्फॉर्मेशन हो सकती है। विलेजर्स कंप्लेन करते हैं कि गॉब्लिन्स ने उनके लाइफ स्टॉक चुरा लिए और अब उन्हें एक्सपेंसिव एडवेंचरर फीस पे करनी पड़ेगी। कोई दूसरों को याद दिलाता है कि विलेज चीफ ने इंजरीज से बचने के लिए एडवेंचरर्स को हायर करने पर इंसिस्ट किया था। एशर क्वाइटली सुनता रहता है, सरप्राइज होकर कि गॉब्लिन्स यहाँ दिखाई दे रहे हैं। कॉमनर्स के लिए गॉब्लिन्स पेस्ट्स होते हैं जो थेफ्ट से शुरू करते हैं लेकिन रेडिंग और लोगों को खाने तक एस्केलेट करते हैं। एशर सोचता है कि ऐसी थ्रेट्स के लिए एडवेंचरर्स को हायर करना स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है। कोई फॉरेस्ट में मॉन्स्टर स्पॉटेड होने के बारे में रूमर उठाता है। एक और विलेजर नर्वसली कहता है कि चीफ ने उन्हें इसके बारे में बात न करने के लिए कहा था। अपना ट्रैप चेक करते हुए जेम्स को एक वाइल्ड बोर स्क्वीलिंग सुनाई देता है और वो क्विकली मुड़ता है। वो एक टेरिफाइंग गॉब्लिन देखता है जो ऑर्क से बड़ा है और टोन माउथ के साथ बोर को डिवार कर रहा है। एक और विलेजर डिसबिलीफ में रिएक्ट करता है जबकि कोई वॉर्न्स करता है कि इसे क्वाइट रखें, नहीं तो एडवेंचरर्स ज्यादा चार्ज करेंगे। एशर अपने मन में सोचता है कि ये अनएक्सपेक्टेड और वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन है। वो अपना डिस्गाइज डिस्पेल करता है, अब सिचुएशन को ज्यादा सीरियसली ले रहा है। टोन माउथ वाले एक लार्ज गॉब्लिन का मेंशन उसके पहले एनकाउंटर किए गए से मेल खाता है। एक स्पीयर ग्रेट फोर्स के साथ हवा में लॉन्च की जाती है। ये एक गॉब्लिन को सीधे फेस से पियर्स करती है, उसे इंस्टेंटली मार देती है। एक ब्लॉन्ड गर्ल प्राउडली अपनी परफेक्ट हिट सेलिब्रेट करती है जबकि उसका टीममेट कामली ऑब्जर्व करता है। गर्ल एमएनए अपने इंप्रूवमेंट के बारे में बोस्ट करती है जबकि लोग एक नॉनचलांट हिम के साथ रिस्पॉन्ड करता है। उनका प्लेफुल टीजिंग जारी रहता है लेकिन आइरिस उन्हें फोकस रहने के लिए याद दिलाती है क्योंकि वे एक मिशन पर हैं। माइल्ड फॉरेस्ट में किसी चीज की ओर इशारा करता है जबकि आइरिस पूछती है कि क्या उसे गॉब्लिन्स के कोई साइंस मिले हैं। टीम को आगे एक केव दिखाई देती है जो गॉब्लिन लेयर लगती है। वे एंट्रेंस पर बोन टोटम्स आइडेंटिफाई करते हैं, सिग्नल करते हुए कि हॉब गॉब्लिन स्ट्रॉन्गर गॉब्लिन्स मौजूद हैं। आइरिस ग्रुप को अंदर जाने से पहले सभी ट्रैप्स और वार्निंग साइंस को डिस्ट्रॉय करने का निर्देश देती है। वह उन्हें प्रिपेयर करने के लिए इम्ब्यूज साइट नामक स्पेल कास्ट करती है। एमएनए को स्पेल की वजह से डार्क में अचानक क्लियरली देखने को मिलता है तो उसे सरप्राइज होता है। आइरिस कंफर्म करती है कि अब उन्हें टॉर्चेस की जरूरत नहीं होगी जिससे ग्रुप इम्प्रेस्ड होता है। आइरिस ग्रुप को गॉब्लिन लेयर में एंट्री शुरू करने के लिए कहती है। जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं वो पॉज करती है और कंसर्न लगती है। जब उससे पूछा जाता है कि क्या गलत है तो वो हेजिटेंटली कहती है कि कुछ नहीं, हालांकि उसे माना का ट्रेस फेल्ट हुआ। बाहर फॉरेस्ट अभी भी क्वाइट रहता है लेकिन बुशेस के पीछे कुछ छिपा हुआ स्टर करता है, ये सजेस्ट करते हुए कि उन्हें देखा जा रहा है। एडवेंचरर्स क्वाइटली गॉब्लिन केव के डीप अंदर ग्लोइंग टनल के पास आते हैं। गॉब्लिन्स का एक ग्रुप आग के चारों ओर इकट्ठा होता है, डार्कनेस में जोर से स्क्रीच कर रहा होता है। एक गॉब्लिन अपना हेड घुमाता है, टनल में कुछ सेंस करता है। अचानक एक गॉब्लिन को डेडली अटैक से हेड में मारा जाता है। ब्लड स्प्रेइंग होता है। एक वॉइस चिल्लाती है, नाउज द टाइम। जैसे ही ग्रुप आगे बढ़ता है एडवेंचरर्स स्विफ्ट सरप्राइज असॉल्ट लॉन्च करते हैं, प्रिसिजन के साथ गॉब्लिन्स को काटते हैं। एमनर रिलैक्स करती है, सोचती है कि बैटल स्मूथली चल रही है लेकिन आइरिस उसे अलर्ट रहने की याद दिलाती है। टीम को केव के अंदर दूर से नॉइजेस सुनाई देते हैं। लोग सजेस्ट करता है कि ये हॉब गॉब्लिन हो सकता है और स्काउट अहेड करने का ऑफर देता है। जैसे ही लोग आगे बढ़ता है डेड गॉब्लिन्स का एक ट्रेल एक डार्क कॉरिडोर में जाता है। एमएनए अचानक फ्रीज हो जाती है, कुछ अनसेटलिंग सेंस करती है। जब उससे पूछा जाता है कि क्या गलत है तो वो एक्सप्लेन करती है कि एक साउंड से उसे चिल्स आ गए। ब्लडेड क्लॉज वाला एक डार्क हल्किंग फिगर शैडोज से साइलेंटली लूम्स करता है। एक टेरिफाइंग गॉब्लिन केव में से एक कॉप्स को घसीटता है, उसे सैवेजली डिवाउर करता है। टीम ग्रोटेस्क क्रीचर को देखकर स्टन्ड हो जाती है और क्वेश्चन करती है कि ये क्या है। वे इसे एक जायंट गॉब्लिन आइडेंटिफाई करते हैं जो अपनी ही तरह के गॉब्लिन्स को खा रहा है, पॉसिबली एक म्यूटेटेड वेरिएंट। हालांकि अलार्मिंग है कि इसका मिशन में मेंशन नहीं किया गया था। वे इसे हराने पर फोकस करने का डिसाइड करते हैं। आइरिस क्विकली एक स्ट्रैटेजी बनाती है और टीम को बैटल के लिए प्रिपेयर करती है। वह एमएनए को गॉब्लिन की राइट आई पर एम करने का निर्देश देती है जबकि दूसरे उसे डिस्ट्रैक्ट करते हैं। एमएनए एक्शन में लॉन्च होती है, शॉट लेने के लिए हाई जंप करती है। लुक अर्जेंटली मिलो
मिलो को अपनी शील्ड उठाने के लिए चिल्लाता है जैसे ही गॉब्लिन चार्ज करता है। मिलो आगे बढ़ता है, उसका वेपन पावर के साथ चमक रहा होता है। वह एक डायरेक्ट हिट मारता है, गॉब्लिन की बॉडी पर स्लैश करता है। मिलो सोचता है कि उसने सक्सेसफुली एनिमी को स्ट्राइक किया जब तक कुछ शिफ्ट नहीं होता। उसे अचानक रियलाइज होता है कि गॉब्लिन अभी भी खड़ा है और काउंटर अटैक करने की तैयारी कर रहा है। इस बीच आयरिस अपनी मैजिक स्किल एक्टिवेट करती है, माना बर्स्ट नामक एक पावरफुल स्पेल कास्ट करती है। आयरिस अपनी माना बर्स्ट स्पेल अनलीश करती है, मैजिकल एनर्जी से गॉब्लिन पर बम्बार्डिंग करती है। जायंट गॉब्लिन एगनी में स्क्रीम्स करता है जैसे ही स्पेल उसे डायरेक्टली हिट करती है। फ्यूरियस और इंजर्ड वो अपने बगल में एक छोटे गॉब्लिन को पकड़ता है। एक रोर के साथ वो गॉब्लिन को एक प्रोजेक्टाइल की तरफ फेंकता है। ग्रुप स्टंड हो जाता है क्योंकि उन्हें रियलाइज होता है कि उसने गॉब्लिन को उन पर फेंका है। लोक आयरिस को डक करने के लिए चिल्लाता है। जैसे ही गॉब्लिन का बॉडी उसकी ओर उड़ता है, लू फैंग काम एक्सप्रेशन के साथ एयर रेल स्पेल एक्टिवेट करता है। कंप्रेस्ड एयर मैजिक की एक पावरफुल स्ट्रीम आगे बढ़ती है, स्पेल फोर्स और ब्लड के एक्सप्लोजन के साथ कलाइड करती है। आयरिस इंजर्ड और स्टंड वॉल के सहारे बैठने के लिए स्ट्रगल करती है। एक शार्प एरो हवा में तेजी से बढ़ती है। एरो म्यूटेटेड गॉब्लिन के हेड को पियर्स करती है जिससे वो दर्द में स्क्रीम करता है। गॉब्लिन वायलेंटली जमीन पर क्रैश करता है। ग्रुप आयरिस को चेक करने के लिए रश करता है, जो इंसिस्ट करती है कि वो ठीक है। एमनर रियलाइज करती है कि गॉब्लिन की ट्रेजेक्ट्री मिड एयर में शिफ्ट हो गई थी और सोचती है कि इसका कारण क्या था। टीम रिलीव्ड है कि मिशन सेफली खत्म हो गया और अपने रिवॉर्ड के लिए लौटने का डिसाइड करती है। लू फैंग स्माइल के साथ देखता रहता है। वो कहता है, प्लीज थिंग्स डिडंट गो वर्स। इनविजिबिलिटी मैजिक के तहत छिपा हुआ लू फैंग रिवील करता है कि वो पूरे समय टीम को ऑब्जर्व कर रहा था। लू फैंग प्रीवियस जेस्टर वेरिएंस म्यूटेंट्स को टॉन माउथ्स के साथ रिफ्लेक्ट करता है, लेकिन नोट्स करता है कि ये गॉब्लिन डिफरेंट था। दूसरों के विपरीत इसमें कोई एनहांस्ड स्ट्रेंथ या रिजेनरेटिव एबिलिटीज नहीं थी, ये सजेस्ट करते हुए कि ये एक फेल्ड एक्सपेरिमेंट हो सकता है। टीम केव को क्लियर करना शुरू करती है जबकि आयरिस कॉशियस रहती है। लू फैंग आयरिस की एक्यूट माना सेंसिटिविटी ऑब्जर्व करता है, ये रियलाइज करते हुए कि उसने पहले उसकी प्रेजेंस सेंस की थी। वो मिशन में मीनिंगफुल डिस्कवरी की कमी पर लमेंट करता है। उसका इंटरेस्ट पीक्ड हो जाता है क्योंकि वो कहता है, ओ माय, ये इम्प्लाई करते हुए कि आयरिस एक्सपेक्टेड से ज्यादा वैल्यूएबल हो सकती है। एक मिस्टीरियस मैन केव में एंटर करता है और रियलाइज करता है कि उसके जाने के बाद किसी ने इंटरफेयर किया। आयरिस और ग्रुप उसे कन्फ्रंट करते हैं, उसकी आइडेंटिटी डिमांड करते हैं। जैसे ही वे खुद को डिफेंड करने के लिए प्रिपेयर करते हैं, वो कैजुअली खुद को गॉब्लिन का केयरटेकर इंट्रोड्यूस करता है, सार्कास्टिकली उस गॉब्लिन का रेफरेंस देता है जिसे उन्होंने हराया था। वो एक्सप्लेन करता है कि गॉब्लिन ने अनसुपरवाइज्ड रहते हुए एक टोटम बनाया था जिसने लैब की सीक्रेट लोकेशन को एक्सपोज कर दिया। वो म्यूजिस करता है कि ब्रेन मैनिपुलेशन गॉब्लिन्स की इंस्टिंक्ट्स को सप्रेस करने में फेल हो गया। वो ग्रुप से पूछता है कि क्या उन्होंने गॉब्लिन के बारे में कुछ स्ट्रेंज नोटिस किया। आदमी फेलियर के कॉन्सिक्वेंसेस को श्रग ऑफ करता है और डिक्लेयर करता है कि वो सभी को मारकर इसे ठीक करेगा। आयरिस और दूसरे फाइट करने के लिए प्रिपेयर करते हैं, उसके इंटेंट से शॉक्ड। वो कॉन्फिडेंटली क्लेम करता है कि वो उन सभी का अकेले सामना करेगा क्योंकि एक्सपेरिमेंट पहले ही फेल हो चुका है। आयरिस उससे रीजन करने की कोशिश करती है, कहती है कि अगर वे सीक्रेट रखने के लिए एग्री करते हैं तो फाइट करने की जरूरत नहीं है। वो उनकी ट्रस्टवर्दीनेस पर क्वेश्चन करता है और इंसिस्ट करता है कि वो उन्हें जाने नहीं देगा, भले ही उन्होंने वादा किया हो। एक ट्विस्टेड स्माइल के साथ वो एडमिट करता है कि वो बस उनकी चीखें सुनना चाहता है। एक मिस्टीरियस वॉइस पूछता है कि पहले कौन मरना चाहता है। एनिमी के कॉन्फिडेंस को डिसरप्ट करते हुए आदमी कॉन्फिडेंटली जवाब देता है कि मरने वाला केवल स्पीकर होगा। अचानक उसे रियलाइज होता है कि वॉइस उसके पीछे से आई थी। एक पावरफुल प्रेजेंस स्विफ्ट मूवमेंट के साथ दिखाई देती है। बूट्स जमीन पर पड़ते हैं जैसे ही कोई कॉन्फिडेंटली पास आता है। आदमी स्टंड हो जाता है क्योंकि वॉइस उसकी अर्लियर ब्रावाडो का मॉक करती है। मेज मैजिकल पावर के साथ ग्लोइंग दिखाई देता है और उसे चुनौती देता है, डोंट यू एग्री।